everyone, I am Shivani Solanki and I welcome you all to the PW Law वाला YouTube channel जहाँ पे चल रहा है क्विक कॉन्सेप्ट रिवीजन सीरीज फॉर MPCJ। एग्जाम आ चुका है बहुत नजदीक और फटाफट से मेजर लॉ एंड माइनर लॉज के वो सेगमेंट्स को हम रिवाइज कर रहे हैं स्टूडेंट्स जहां से पहले क्वेश्चन आ चुके हैं। जेजे एक्ट जो आता तो माइनर लॉ की कैटेगरी में है बट इतना वास्ट है कि कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो आज की क्लास में हम इसको इस तरीके से रिवाइज करेंगे जहां पर ये हम समझ सके कि पीवाईक्यूज इन क्वेश्चंस पे कैसे बन सकते या कैसे आए हैं और आगे क्वेश्चंस कैसे आने की उम्मीद है। ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, जेजे एक्ट एक तरीके का प्रोसीजर लॉ देखने को मिलेगा आपको जहां पे आपको इस पूरे बड़े से चैप्टर को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हुए चलना है। तो अब इस सेगमेंट में हम करने क्या वाले हैं, क्योंकि जेजे एक्ट में आपको एमपीसीजे में पहले कोई खास पीवाईक्यू देखने को नहीं मिला है, सो फॉर दैट रीजन वी विल इंश्योर कि हम कोई अलग क्वेश्चंस या कोई एडिशनल क्वेश्चंस या अन्य स्टेट में जहां जेजे एक्ट के पीवाईक्यूज आ चुके हैं वहां के हमने कलेक्ट करके इस सेशन में इंक्लूड किए हैं। लेकिन हम आज पहले पूरा जेजे एक्ट रिवाइज करेंगे और उसके बाद सारे के सारे अदर स्टेट्स के पीवाईक्यूज को कवर करने वाले हैं। उसके साथ ध्यान रखना स्टूडेंट्स, जेजे एक्ट का वन शॉट इसी चैनल पे आपको अवेलेबल मिलेगा। तो अगर आप चाहते हैं तो जो भी एमपीसीजे में आपके सब्जेक्ट्स आ रहे हैं उनका क्विक रिवीजन के लिए आप वो सारे वन शॉट्स देख सकते हैं। ध्यान रहे आप उनके रिवीजन के लिए देख सकते हैं। अगर कोई पहली दफा जा रहा है देख रहा है तो वैसी बात है बेटा, समझ में आना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन विद द सेशन। और जेजे एक्ट में डील करने से पहले सबसे पहले स्टूडेंट्स उसके बेसिक समझ लो। बेसिक समझ लो, जेजे एक्ट 2015 का एनफोर्समेंट में कब आया? 15 जनवरी 2016। अच्छी सी डेट है जो आपको इजीली याद रह जाएगी क्योंकि उसके इसी क्रम में या इस एग्जाम के एक दिन पहले ही तो आपका एग्जाम है, राइट? एक्ट नंबर जरूर ध्यान रखें बेटा, सारे माइनर लॉज के, इट इज एक्ट नंबर 2। 112 सेक्शंस है, 10 चैप्टर में डिवाइडेड है। अब जब आप वर्ड समझते हो जेजे एक्ट, जेजे एक्ट का मतलब क्या होता है, दैट इज टू से आपको इसका फुल फॉर्म देख के पता चल जाएगा कि किससे डील करता है। जुवेनाइल्स को जस्टिस देने से डील करता है। सो व्हाट वाज द प्रॉब्लम विद आईपीसी? क्या आईपीसी और सीआरपीसी जुवेनाइल्स को जस्टिस नहीं दे पा रहे थे? क्या दे पा रहे थे, बट स्टूडेंट्स उनकी प्रोसीडिंग ऐसी थी कि कहीं ना कहीं अनफेयर था एक जुवेनाइल के पार्ट पे, बिकॉज एक जुवेनाइल का डेवलपमेंट, ग्रोथ, रिहैबिलिटेशन एट द सेम टाइम भी जरूरी रहता है। बिकॉज जुवेनाइल इतना मेच्योर नहीं है कि वो समझ पाए कि जो उसने एक्ट किया है वो एग्जैक्टली किस टाइप का एक्ट है। तो ऐसे जुवेनाइल्स के लिए, जो भी बच्चे हैं, जुवेनाइल्स वही होते हैं जो बच्चे हैं, तो ऐसे बालकों के संरक्षण के लिए, ऐसे बालकों के देखभाल के लिए, ऐसे बालकों के ग्रोथ के लिए एक स्पेसिफिक एक्ट रहना जरूरी था। सो ऑब्जेक्टिव क्या है? टू सिक्योर द इंटरेस्ट ऑफ द चिल्ड्रन। बेसिक नीड्स जो है सीसीपी एंड सीसीएल, दैट इज चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन एंड चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ। ये दो तरीके के टर्म्स है जो बहुत बार यूज किए हैं, इनका डिफरेंस भी समझते हुए चलेंगे। इनके केयर, प्रोटेक्शन, डेवलपमेंट, अडॉप्शन एंड रिहैबिलिटेशन के लिए लॉ है जहां पे इनके बेसिक ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, जो कि स्टूडेंट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ आर्टिकल्स में इंश्राइन करके दे रखा है। अब इनके सारे पार्ट्स को देखें तो इनकी रेंज रहने वाली है। रेंज मेक श्योर करें आप याद रखें। प्रिलिमिनरी पार्ट सेक्शन 1 to 2 दे रखा है जहां पे आपको डेफिनेशंस दे रखे हैं, जनरल प्रिंसिपल्स दे रखे हैं जो कि प्रिंसिपल्स आपको बाय हार्ट लर्न होने चाहिए क्योंकि ये मेंस में भी पूछा जाता है। एंड जेजेबी, दैट इज जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, कैसे बनता है, क्या क्या कॉम्पोजिशन रहने वाले, क्या उनके कार्य होते हैं, सेक्शन 4 to 9 प्रोसीजर क्या रहती है एक सीसीएल को डील करने की, दैट इज चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ। अगर मिल गया है जो कि विधि विरुद्ध कोई ऐसा अपराध करके आया है तो स्टूडेंट्स उसकी प्रोसीजर क्या रहेगी, कैसे हम उसको डील करेंगे। नेक्स्ट आएगा हमारा CWC, दैट इज चाइल्ड वेलफेयर कमिटी, जिसको हमें कहीं ना कहीं इन दोनों चीजों से कनेक्ट करके पढ़ना है। फिर प्रोसीजर डील करेंगे हम सीसीपी की, दैट इज चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। ऐसे स्टूडेंट्स, ऐसे बच्चे देखो जो कि ऑफेंस तो कमिट करके नहीं आए हैं बट किसी कारणवश उनको देखभाल की जरूरत है, उनको संरक्षण की जरूरत है। रिहैबिलिटेशन एंड सोशल इंटीग्रेशन करवाना जरूरी है। ऐसा नहीं कि किसी व्यक्ति ने या छोटे बच्चे ने अपराध कर दिया तो आप उसको सोसाइटी से ही दूर कर दो, उनका रिहैब जरूरी है। अडॉप्शन की प्रोसीजर बहुत अच्छी सी सुंदर सी प्रोसीजर दे रखी है सेक्शन 56 से 73 चैप्टर नंबर 8 में। 9 में स्टूडेंट्स वो ऑफेंसेस देखेंगे जो कि बच्चे के विरुद्ध हो रहे हैं। अगर बच्चे के विरुद्ध ऑफेंस किए तो चैप्टर नंबर 9 लगेगा, सेक्शन नंबर 74 to 89। देन मिसलेनियस पार्ट में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि मिसलेनियस से आती है प्री कैंगल से।
सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करेंगे हमारा सेक्शन नंबर 1 जो बात करता है एप्लीकेशन की। कहाँ कहाँ अप्लाई होता है स्टूडेंट्स? ये जनरली सीसीपी एंड सीसीएल पे अप्लाई होता है। इन दोनों के एप्रीहेंशन दैट इज टू से अरेस्ट, डिटेन दैट इज टू से उनको किसकी कस्टडी में रखना है, प्रोसिक्यूशन दैट इज टू से ट्रायल, पेनल्टी जो फाइन वगैरह इंपोज किया जाता है, इम्प्रिजनमेंट जो उनको सेंटेंस दिया जाता है, रिहैबिलिटेशन जहां पे उनके डेवलपमेंट की बात की जाए, एंड अडॉप्शन अगर उनका कोई नहीं है तो फिर उनको अडॉप्शन में दिया जा सकता है। सेक्शन नंबर 2 की इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। 212 अक्सर सेक्शन नंबर पूछ लिया जाता है। 212 डिफाइन करता है कि चाइल्ड क्या होता है, जाहिर सी बात है who is below the age of 18 years. 213 बताता है who is a CCL that is child in conflict with law on him. ऐसा पर्सन जिसके बारे में एलिज किया गया है, ऐसा चाइल्ड इनफैक्ट जिसके बारे में एलिज किया गया है कि उसने ऑफेंस किया था तब जब वो 18 ईयर से बिलो था। भले आज स्टूडेंट्स वो 20 ईयर्स का हो चुका है, 25 का हो चुका है, लेकिन जब उसने अपराध किया था तब वो 18 का था, तो आज की डेट में भी वो चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ है। 214 डील्स विद चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। इसने स्टूडेंट्स कोई ऑफेंस नहीं किया है, मान लीजिए हो सकता है कि इसके पेरेंट्स ने इसको सरेंडर कर दिया हो, जो कि विदाउट होम हो या फिर वर्क कर रहा है लेबर लॉ के अगेंस्ट, जहां बोल रखा है कि भाई 5-6 साल या 7-8-10 साल के बच्चे को आप काम पे नहीं रख सकते हैं, बाल मजदूरी करवा रहे हैं, सो दैट कम्स अंडर चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। और लिविंग विद द पर्संस, ऐसे लोगों के साथ रह रहा है स्टूडेंट्स जिनका, जो कि उसको सेक्सुअली हैरेस कर रहे हैं, जो कि उसका ज्यादा देखभाल नहीं कर रहे हैं, जो कि उसको एजुकेशन नहीं दिलवा रहे हैं, जो कि उसको ऐसे टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो है वो एडमिनिस्टर कर रहे हैं। Now there are majorly students three types of offenses. क्या है? Three types of offenses आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें petty offense 245 में दे रखा है, serious offense 2 section number 2 subsection, not subsection, it is clause 54, and heinous दे रखा है section number 2 clause number 33 में। पेटी ऑफेंस वो है जहां पे पनिशमेंट 3 इयर्स तक है, सीरियस में 3 to 7 इयर्स है, एंड हीनियस में 7 इयर्स अबव है। अब स्टूडेंट्स इनका अमेंडमेंट देखोगे तो आपको यहाँ पे ये अमेंडमेंट देखने को मिलेगा, 2021 का अमेंडमेंट है। बट ये अमेंडमेंट पढ़ने से पहले आपको चेक करना है कि क्या ये अमेंडमेंट एनफोर्समेंट में आ चुका है या नहीं आ चुका है। अगर ये अमेंडमेंट अभी भी एनफोर्समेंट में नहीं आया है तो फिर आपको इस अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग एग्जाम में आंसर नहीं देना है, क्योंकि आरजीएस 2021 में जो एग्जामिनेशन अथॉरिटी ने गुगली फेंकी थी, वो उस गुगली में आपको इस बार नहीं फंसना है। If it has come into enforce, please recheck it. If it has come into enforcement तो 2021 के अकॉर्डिंग आप जवाब देंगे। अगर एनफोर्समेंट में ही नहीं आता है तो स्टूडेंट्स हमको जवाब नहीं दे सकते, बिकॉज जब तक लागू नहीं होगा तब तक वो लॉ सिर्फ बुक्स में लॉ है। ओके, क्लियर है? चलिए, जनरल प्रिंसिपल सेक्शन नंबर 13। कई बार स्टूडेंट्स नंबर ऑफ प्रिंसिपल्स पूछ लिए जाते हैं, दैट व्हाट इज द नंबर ऑफ प्रिंसिपल, दे आर टोटल 16 प्रिंसिपल्स। जहां फर्स्ट बोलता है प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, है ना, क्रिमिनल लॉ भी यही बोलता है, दैट एवरी अक्यूज शैल बी प्रिज्यूम्ड टू बी इनोसेंट अनलेस गिल्टी प्रूवन। Same dignity and worth, you have to respect his dignity, you have to ensure that he participates well in everything that is taking place, even for that matter अगर ट्रायल भी है तो बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड इंश्योर करना है। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, राइट, उसको ऐसा नहीं कि आप फैमिली से ही दूर कर दो, उसकी एक फैमिली, एक फॉस्टर फैमिली उसको मेक श्योर करवाया जाए कि दी जाए, उसकी सेफ्टी इंश्योर की जाए, पॉजिटिव मेजर्स लिया जाए। ऐसा नहीं कि आप उस व्यक्ति से घृणा करने लगो, बिकॉज इट इज सेड दैट हेट क्राइम नॉट क्रिमिनल, then it is non stigmatizing semantics, it means ऐसे आपको ताने नहीं कसने हैं, तंज नहीं कसना है जो कि उसको थोड़ा ऐसा लगे कि आई एम अ ब्लॉट ऑन द सोसाइटी, मैं स्टिग्मा हूं एक, नहीं, वो कलंक नहीं है, ऐसे उसके ऊपर कलंक रूपी आप स्टेटमेंट नहीं दे सकते। नॉन वेवियर ऑफ द राइट, दैट डजंट मीन दैट वो बच्चा है तो उसने अपने राइट्स को वेव कर दिया, ऐसा नहीं है। इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन, इंश्योर दैट इक्वल ट्रीटमेंट इज बीइंग गिवन टू हिम एंड डू नॉट डिस्क्रिमिनेट विद हिम merely फॉर द रीजन कि उसने कोई ऑफेंस किया या एलिज किया गया है ऐसा ऑफेंस। राइट टू प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, इवन इफ इज अ चाइल्ड, आपको उसकी प्राइवेसी मेंटेन करनी पड़ेगी, कॉन्फिडेंशियल रखिए उसकी चीजों को, उसके मैटर्स को, आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करना है। इंस्टीट्यूशनलाइजेशन और एज अ मेजर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट, यू नीड टू इंश्योर कि हम उसे प्रॉपर इंस्टीट्यूशन के पास रिहैबिलिटेट करें। Repatriation and restoration, restore him into that situation in which he would have been had he not committed the crime. Fresh start, ऐसा नहीं कि अपराध कर दिया तुम्हारी जिंदगी खत्म है, नहीं। Ensure him or motivate him to start or begin with his life again. Diversion, आप ऐसा उसको किसी अन्य दिशा की ओर भटकाए नहीं। नेचुरल जस्टिस, यू नीड टू इंश्योर कि नेचुरल जस्टिस के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं वो सारे कंप्लाई किए जा रहे हैं।
नाउ वी विल डील विद जेजेबी, दैट इज जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। इसका कॉम्पोजिशन पूछा जा सकता है, इसका कॉम्पोजिशन पूछा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है कि जेजेबी कौन स्टैब्लिश करता है। रिमेंबर दिस थिंग स्टूडेंट्स, जेजेबी स्टैब्लिश्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। जाहिर सी बात है ना, स्टेट लेवल पे होगी ना, क्योंकि अगर सेंट्रल लेवल पे होगी तो कहाँ कहाँ के कौन कौन से स्टेट्स के बच्चे वहां जाएंगे, एक जगह हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। सो इन एवरी स्टेट, एवरी बाय एवरी स्टेट गवर्नमेंट, इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, हर डिस्ट्रिक्ट में स्टूडेंट्स जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड होता है। कॉम्पोजिशन में कौन होता है स्टूडेंट्स, एक प्रिंसिपल मैजिस्ट्रेट होते हैं, एक प्रिंसिपल मैजिस्ट्रेट होते हैं प्लस दो सोशल वर्कर्स होते हैं जिसमें से एक का वुमेन होना जरूरी है। जब हम प्रिंसिपल मैजिस्ट्रेट की बात करते हैं तो ये कौन हो सकते हैं, मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जिनके पास एटलीस्ट 3 साल का एक्सपीरियंस हो, देन उनको हम वहां पे क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, प्रिसाइडिंग मैजिस्ट्रेट या प्रिंसिपल मैजिस्ट्रेट के रूप में वहां पे नियुक्त कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्या है स्टूडेंट्स, एलिजिबिलिटी क्या है, 7 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 7 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्रैक्टिस या फिर उन्होंने प्रैक्टिस किया होना चाहिए, या फिर प्रोफेशन या डिग्री होल्ड करनी चाहिए ऐसी चाइल्ड साइकोलॉजी में, सोशल या फिर सोशल या फिर लॉ के बैकग्राउंड में उनको ऐसा नॉलेज हो। और कौन कौन एलिजिबल नहीं है, जिन्होंने ह्यूमन राइट्स का वायलेशन किया है, कन्विक्ट किया गया है उनको किसी मॉरल टर्पिट्यूड के लिए, रिमूव किया गया है, डिसमिसल किया गया स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, या फिर इन्वॉल्व हुए हैं किसी चाइल्ड अब्यूज में या लेबर में, then in that case students वो eligible नहीं है। you need to ensure कि इन सब की mandatory training required है 60 days after the appointment। टर्मिनेशन हो सकता है इनका, ये तो चलो एलिजिबल ही नहीं है, ये मान लो अपॉइंट कर दिया, उसके बाद इनको कौन से ग्राउंड्स पे टर्मिनेट किया जाता है, अगर उन्होंने पावर का मिसयूज किया तो, फेल टू अटेंड दी बोर्ड मीटिंग्स, जो बोर्ड मीटिंग्स थी वो अटेंड करना या प्रोसीडिंग्स थी वो अटेंड करना भूल चुके हैं, नहीं अटेंड किया 3 मंथ्स तक विदाउट एनी रीजन, या फिर एब्सेंट हो चुके हैं 3/4 सिटिंग इन अ ईयर से, साल में जो 3/4 सिटिंग है उसमें नहीं आए हैं आप, इन दैट केस जेजेबी के मेंबर्स का रिमूवल हो जाएगा। चलो, अब मान लीजिए कोई एक पर्सन आया बेटा जो कि चाइल्ड है, जो कि चाइल्ड है। अब इसको हम कहाँ प्लेस करें, इसकी इंक्वायरी चल रही है, इसको कहां प्लेस किया जाए, तो सेक्शन नंबर 5 और 6 बोलता है दो सिचुएशन हो सकती है मैम। जब उसने अपराध किया था तब वो 18 से कम था, मान लो 14-15 का था, लेकिन जब इंक्वायरी हुई तब वो 18 का नहीं रहा, वो 18 से ऊपर हो चुका है, वो चाइल्ड सीज हो चुका है, ही इज नॉट अ चाइल्ड एनी मोर। तो उसकी प्रोसीडिंग कैसे चलेगी, when ceased to be a child during inquiry अभी भी चल रही है, then continue as proceeding as a child, उसकी प्रोसीडिंग ऐसे ही कंटिन्यू रहेगी जैसे वो अभी भी चाइल्ड है। लेकिन मान लीजिए when offense committed तब below 18 था, when apprehended तब above 18 हो गया। बेटा यहाँ तो इंक्वायरी के दौरान हुआ है, मतलब अरेस्ट वगैरह सब कुछ हो चुका है, इंक्वायरी के दौरान 18 से ऊपर हो चुका है, यहाँ पे जब अरेस्ट किया तब वो 18 से ऊपर हो चुका है, तब भी वी विल ट्रीट हिम एज अ चाइल्ड, एंड अगर उसको बेल नहीं दिया वी विल प्लेस हिम इन द प्लेस ऑफ सेफ्टी। जब बोर्ड के सामने स्टूडेंट्स एक बच्चे को, ऐसे बच्चे को जिसके सामने ऐसा ऑफेंस एलिज किया जा रहा है कि इस पर्टिकुलर पर्सन ने, इस पर्टिकुलर चाइल्ड ने ऑफेंस किया, तो उसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, बोर्ड के सामने प्रोड्यूस करते हैं। कहाँ करते हैं, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने प्रोड्यूस करते हैं। तो क्या क्या फंक्शंस होंगे इसके, अगर पुलिस भी अरेस्ट करती है तो सबसे पहले जेजेबी के सामने लाएगी। इट सेज चाइल्ड फ्रेंडली प्रोसीजर, प्रोसीजर आपकी फ्रेंडली होनी चाहिए। प्लेस नॉट इंटिमिडेटिंग टू द चाइल्ड, यू नीड टू इंश्योर कि वो जगह बच्चे को डराने योग्य ना हो, डराए नहीं। चाइल्ड कैन बी प्रोड्यूस बिफोर इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ द बोर्ड, एक एक मेंबर के सामने भी प्रोड्यूस किया जा सकता है। स्टूडेंट्स इस ग्राउंड पे वो ऑर्डर बोर्ड का इनवैलिड नहीं होगा कि वो पर्टिकुलर चाइल्ड को तो हमने एक ही मेंबर के सामने प्रोड्यूस किया था, एक ही मेंबर है, स्टिल मेंबर है ना बोर्ड का, तो ऑर्डर विल बी वैलिड। नो ऑर्डर इनवैलिड ऑन द ग्राउंड एब्सेंस ऑफ एनी मेंबर, कि कोई मेंबर नहीं थे। मिनिमम कोरम कितना चाहिए स्टूडेंट्स हमें इस प्रोसीजर को स्टार्ट करने के लिए, एटलीस्ट 2 मेंबर्स तो होने ही होने चाहिए फॉर द फाइनल डिस्पोजल ऑफ द केस। मेजोरिटी रूल, अगर मान लो देयर इज अ डिफरेंस इन ओपिनियन तो फिर मेजोरिटी रूल प्रिवेल करेगा। ओके, पावर्स एंड फंक्शंस दे रखे हैं सेक्शन नंबर 8 में। सेक्शन नंबर 9 से प्रोसीजर बाय द मजिस्ट्रेट। मान लो बेटा मजिस्ट्रेट के सामने हमने प्रोड्यूस किया, हु डू नॉट हैव द पावर टू एक्सरसाइज बोर्ड्स पावर। अगर जेजेबी के सामने प्रोड्यूस कर दिया, नॉट अ बिग डील, जेजेबी अपना प्रोसीजर अपना लेगा। लेकिन अगर हमने किसी मजिस्ट्रेट के सामने उसको प्रोड्यूस कर दिया जिसको कि जेजेबी की पावर नहीं है बेटा, वो क्या करेंगे, दे विल फॉरवर्ड द चाइल्ड टू द बोर्ड हैविंग जुरिसडिक्शन। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, जब भी एक चाइल्ड की जेजेआर के तहत गिरफ्तारी होती है तो उसको क्या किया जाता है स्टूडेंट्स, सबसे पहले बोर्ड के सामने प्रोड्यूस किया जाता है।
क्लियर है चीज? अगर ये चीज क्लियर है तो आगे चलेंगे जहां पे हम CWC पढ़ेंगे, विच डील्स विद द चाइल्ड वेलफेयर कमेटी। CWC स्टूडेंट सेक्शन नंबर 27 से लेके सेक्शन नंबर 30 तक दे रखा है, जिसमें सबसे पहले सेक्शन नंबर 27 CWC के कॉम्पोजिशन के बारे में बता रहा है और ये बोल रहा है कि इसको स्टैब्लिश कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट करता है। हर डिस्ट्रिक्ट में CWC होगा, जैसे स्टूडेंट्स हमारा JJB होता है। कॉम्पोजिशन में क्या होगा, एक चेयरपर्सन होंगे एंड 4 अदर मेंबर्स होंगे, जिसमें से एक मेंबर तो वुमेन एक्सपर्ट होनी ही होनी चाहिए। अब ये जो 4 अदर मेंबर्स है, इनकी एलिजिबिलिटी क्या है स्टूडेंट्स? इनके पास डिग्री होनी चाहिए साइकोलॉजिस्ट की या साइकेट्री में, लॉ में, सोशल वर्कर, सोशियोलॉजी, या फिर उनके पास ऐसा ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए इतना नॉलेज होना चाहिए, एजुकेशन में उनके पास कुछ डिग्रीज होनी चाहिए। नॉन एलिजिबिलिटी, कौन कौन एलिजिबल नहीं है स्टूडेंट्स? वही जो कि JJB में एलिजिबल नहीं थे। टर्म कितना है इनका? 3 इयर्स का है। टर्मिनेशन के ग्राउंड्स क्या है? सेम जो कि JJB के थे। 28 में आपको प्रोसीजर दे रखा है इन रिलेशन टू दी कमिटी। ये जो कमिटी है इनका खुद का एक प्रोसीजर है। क्या बोला कि CWC मीट करेंगे एटलीस्ट 20 डेज इन अ मंथ। एटलीस्ट 20 डेज इन अ मंथ तो उन्हें मिलना ही मिलना है। 29 में दे रखा है पावर्स ऑफ CWC एंड 30 में दे रखा है फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ CWC। आपको चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन है जिनके आपको सेक्शन नंबर मेंशन पता होने जरूरी है, क्योंकि अक्सर यहाँ पे सीधा सीधा सेक्शन नंबर दिया जाएगा या आपको चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन पूछा जा सकता है। सेक्शन नंबर 43 डील्स विद ओपन शेल्टर। सेक्शन नंबर 47 डील्स विद ऑब्जर्वेशन होम। सेक्शन 48 डील्स विद स्पेशल होम। क्लियर? 48। सेक्शन 49 डील्स विद प्लेस ऑफ सेफ्टी। सेक्शन 50 डील्स विद चिल्ड्रंस होम। किससे डील करता है? चिल्ड्रन होम। 65 डील करता है स्टूडेंट्स स्पेशल अडॉप्शन एजेंसी। क्लियर? तो ये थोड़े सेक्शन नंबर्स याद रखना। प्रोसीजर डील करेंगे अभी हम CCL की। हमने JJB की प्रोसीजर डील कर ली, राइट? अब डील करेंगे स्टूडेंट्स हम CCL की प्रोसीजर। लंबी प्रोसीजर है पर अच्छी प्रोसीजर। कई बार इस प्रोसीजर में से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जब एक चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ को प्रोड्यूस किया गया है बोर्ड के सामने, तो सोचो क्या होगा, या बोर्ड के सामने प्रोड्यूस करने से पहले क्या होगा। स्टेज 1 सेक्शन नंबर 10, एज सून एज द चाइल्ड इज एप्रीहेंडेड, जैसे ही उसकी अरेस्ट हुई हम उसको भेजेंगे या तो स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट के पास या फिर चाइल्ड वेलफेयर पुलिस यूनिट के पास, या फिर उसे सॉरी हम पुलिस ऑफिसर के पास भेज देंगे, चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर के पास भेज देंगे, और ये दोनों आगे क्या करेंगे, इसे JJB के पास भेजेंगे विद इन 24 आवर्स। अब जब ये बच्चे को JJB के पास भेज रहे हैं, तो इस पर्सन का रोल क्या होगा बेटा? इन दोनों का रोल क्या होगा जब तक वो बोर्ड के पास भेज रहे हैं? So section number 11 says role of person in charge of CCL as if they are child's parents। उसको उसी तरीके से ट्रीट करना है, स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट हो गया या चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर हो चुका है, वो बच्चे को इसी तरीके से ट्रीट करेंगे जैसे कि वो उसके पेरेंट्स हैं। एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर चाइल्ड मेंटेनेंस, चाइल्ड के मेंटेनेंस के बारे में उनको ही ध्यान रखना है। अब क्या वो बेल पे उस पर्सन को छोड़ सकते हैं? स्टेज नंबर 2, रिलीज ऑफ CCL ऑन बॉन्ड इफ इज कन्विक्टेड ऑफ बेलेबल ऑफेंस या नॉन बेलेबल, या फिर प्लेस अंडर सुपरविजन ऑफ, या फिर उसे प्लेस कर दीजिए। देखो बेटा, बेलेबल ऑफेंस है या नॉन बेलेबल ऑफेंस है, अगर हम उस पर्सन को क्या किया जा रहा है, नॉट कन्विक्टेड, इफ ही इज अक्यूज्ड ऑफ, तो क्या करेंगे हम उसको बेल पे डेफिनेटली रिलीज कर सकते हैं। एंड अगर उसको प्लेस ऑफ सेफ्टी में रखना चाहे तो प्रोबेशन ऑफिसर या फिट पर्सन के सुपरविजन में हम उसको रख सकते हैं। याद है प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट, अगर राजस्थान जुडिशरी में आपने पढ़ा है तो प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट में भी प्रोबेशन ऑफिसर का ये ड्यूटी होता है दैट व्हाट डज ही हैव टू डू, ही हैज टू डू द सुपरविजन ऑफ द प्रोबेशनर्स। अब बेल कौन से मामले में नहीं मिलेगी? यहाँ पे हमने बोला बेल मिलेगी, बी में बोल रहे बेल नहीं मिलेगी। कब नहीं मिलेगी? चाइल्ड विल कम इनटू एसोसिएशन विद द क्रिमिनल्स, एक्सपोज टू फिजिकल मेंटल या साइकोलॉजिकल कोई डेंजर हो सकता है उस बच्चे को। मान लो अगर बाहर गया तो बहुत बड़े बड़े क्रिमिनल्स के संपर्क में आ जाएगा, या हो सकता है कि उसकी फिजिकल या मानसिक रूप से किसी भी तरीके से उसको कोई क्षति पहुंचाने की कोशिश करे, और डिफीट्स द एंड्स ऑफ जस्टिस। इन तीनों में से किसी भी पर्पस के लिए हम उसकी बेल को रिजेक्ट कर सकते हैं। अगर बेल को रिजेक्ट कर दिया तो कहां भेजेंगे? सेंड हिम टू द प्लेस ऑफ कस्टडी। प्लेस ऑफ कस्टडी में भेजेंगे किसके द्वारा? बाय ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन। या फिर उसको कहां भेज सकते हैं? सेव हिम सेंड हिम टू दी ऑब्जर्वेशन होम और प्लेस ऑफ कस्टडी। और ये भेजेंगे कौन? या तो बोर्ड भेजेंगे, एंड अगर सिर्फ प्लेस ऑफ कस्टडी की बात करें तो ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन डायरेक्टली भेज सकते हैं।
बोर्ड इसको भेजेगा कब? ड्यूरिंग द इंक्वायरी, ड्यूरिंग द इंक्वायरी इज पेंडिंग, टिल द टाइम पीरियड द इंक्वायरी इज पेंडिंग वो भेज सकते हैं। पॉइंट नंबर सी, इफ सीसीएल कैन नॉट फुलफिल द कंडीशंस ऑफ बेल इन 7 days, 7 दिन के अंदर अंदर अगर वो बेल देने में असक्षम रहा, प्रोसीजर और प्रोड्यूस हिम बिफोर द जेजेबी, उसको किसके सामने प्रोड्यूस करेंगे स्टूडेंट्स? जेजेबी के सामने। बेटा ये हम तब की बात कर रहे हैं जब उस सीसीएल को हमने एप्रीहेंड किया है, अरेस्ट किया है, तब का प्रोसीजर बता रहे हैं। अगर वो 7 दिन में बेल फर्निश देने करने में असमर्थ रहता है तो उसको जेजेबी के सामने प्रोड्यूस करेंगे, जो कि कंडीशंस को मॉडिफाई कर सकते हैं। जब अरेस्ट हो रहा है तो स्टेज नंबर 2 सेक्शन नंबर 13 बोल रहा है कि उनके पेरेंट्स को इन्फॉर्म कीजिए। कौन इन्फॉर्म करेगा स्टूडेंट्स? चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर और स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट। किसको इन्फॉर्म करेंगे? उनके पेरेंट्स को इन्फॉर्म करेंगे कि आप जेजेबी के सामने प्रोड्यूस हो जाए। जब भी चाइल्ड को हम जेजेबी के सामने प्रोड्यूस करेंगे, आप भी आ जाना, आपका बच्चा अरेस्ट हो चुका है। सेकेंड इज, या तो फिर गार्डियन को भेजेंगे या फिर प्रोबेशन ऑफिसर को भी हम स्टूडेंट्स ये इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। अगर वो प्रोबेशन ऑफिसर अवेलेबल नहीं है तो हम चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को ये इन्फॉर्मेशन देंगे कि ऐसा ऐसा बच्चा जो है वो अरेस्ट किया गया है, टू प्रिपेयर अ सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। इनको बोलेंगे, प्रोबेशन ऑफिसर को हम जनरली क्यों भेजते हैं बेटा? ये इन्फॉर्मेशन या मैं कहूं एक रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं। जैसे प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट में वो रिपोर्ट कंसिडर की जाती है, वैसे कि वैसे प्रोबेशन ऑफिसर जब यहाँ पे रिपोर्ट प्रिपेयर करेंगे तो वो रिपोर्ट भी कंसिडर की जाएगी। नेक्स्ट स्टेज दैट इज सेक्शन नंबर 14, जब हमने इन्फॉर्मेशन दे दिया और उस पर्सन को जेजेबी के सामने प्रोड्यूस किया तो जेजेबी इंक्वायरी शुरू करेगी। ये इंक्वायरी कितने मंथ्स में कंप्लीट होनी चाहिए बेटा? 4 मंथ्स में कंप्लीट होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 2 मंथ्स का एक्सटेंशन और मिल सकता है। अब केस डिस्पोज ऑफ कैसे होगा? दैट इज कौन सी प्रोसीजर हम यूज करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ ट्रायल। तो इन्होंने बोला अगर पेटी ऑफेंस कर रखा है तो एज पर सेक्शन नंबर 14 सबसेक्शन 5 क्लॉज डी इट से समरी प्रोसीजर अपनाइए। अगर सीरियस ऑफेंस किया है तो एज पर क्लॉज ई समन केस की प्रोसीजर अपनाइए। अगर हीनियस ऑफेंस किया है तो क्लॉज एफ बोलता है कि ये देखा जाएगा कि अगर हीनियस ऑफेंस बिलो द एज ऑफ 16 इयर्स के चाइल्ड से किया गया तो हम समन प्रोसीजर अपना लेंगे, लेकिन अगर अबव 16 इयर्स के द्वारा हीनियस ऑफेंस किया तो पहले रुकिए, हम एक प्रिलिमिनरी असेसमेंट करेंगे। क्या करेंगे? प्रिलिमिनरी असेसमेंट करेंगे, जहां हम ये देखेंगे कि बच्चे की इतनी मेंटल कैपेसिटी थी या नहीं थी वो ऑफेंस करने की। एंड हम ऑर्डर नंबर सेक्शन नंबर 18 के तहत ऑर्डर पास कर देंगे। और जब ये प्रिलिमिनरी असेसमेंट चल रहा है तो प्रोसीजर कौन सी अपनाएंगे? समन केस की प्रोसीजर अपनाएंगे। मतलब यही वाली प्रोसीजर बोर्ड यहां पर भी अपना लेंगे। आफ्टर प्रिलिमिनरी असेसमेंट अंडर सेक्शन नंबर 15, प्रिलिमिनरी असेसमेंट कहां होता है स्टूडेंट्स? सेक्शन नंबर 15 में होता है। एंड प्रिलिमिनरी असेसमेंट करते क्यों है स्टूडेंट्स? टू असर्टन कि वाकई में इस बच्चे ने कोई ऑफेंस किया है कि नहीं किया है। 15 के बाद पहुंचते हैं हम सेक्शन नंबर 17 एंड 18 में। मान लो बेटा प्रिलिमिनरी असेसमेंट के बाद पता चला कि नहीं ये बच्चा तो सीसीएल है ही नहीं, इसने कोई ऑफेंस नहीं किया है, ये तो हालातों की वजह से ऐसा हो गया कि इसके हाथ से कोई अपराध हो गया या इसको फंसाने की कोशिश की जा रही है, अकेला है, घर वाले नहीं है इसके। इफ चाइल्ड नॉट फाउंड इन एज अ सीसीएल देन पास एन ऑर्डर टू रिलीज इट, कि उसको रिलीज करिए। एंड अगर लग रहा है कि मान लो सीसीएल भी नहीं है पर गरीब बच्चा है, उसके घर वाले नहीं है, कहीं छूट गया है, कोई आपदा में घर वाले या पूरी फैमिली खत्म हो चुकी है, पर वो बच्चा तो चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन है, तो उसको रेफर कर देंगे हम सीडब्ल्यूसी को। यहाँ पे तो बेटा हम उसको रिलीज कर रहे हैं अगर सब कुछ ठीक है। यहाँ पे अगर मान लो ही इज इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, मतलब वो पहले लग रहा था सीसीएल है लेकिन अब पता चल रहा है वो तो सीसीएल नहीं, वो तो सीसीपी है, तो उसको हम सीडब्ल्यूसी के सामने फॉरवर्ड कर देंगे। एडिशनल प्रोविजंस क्या है जो हमें जानने हैं? अच्छा ये एडिशनल प्रोविजंस बाद में पढ़ेंगे, पहले सेक्शन नंबर 18 पढ़ लेते हैं, जहां बोल रहा है अगर चाइल्ड हैज बीन फाउंड एज अ सीसीएल, दैट इज चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, अगर वो पता चल गया इसने वाकई अपराध किया, देन डिपेंड करेगा उसने कौन सा ऑफेंस किया है। अगर पेटी ऑफेंस है, सीरियस ऑफेंस है, हीनियस ऑफेंस है, अगर अबव 16 है, बिलो 16, ये सारा मामला होने के बाद पता चल रहा है ही इज अ सीसीएल, तो बोर्ड इनमें से कोई भी फॉलोइंग ऑर्डर पारित कर सकते हैं। मतलब अब ऑब्वियसली बात है अपराध तो किए हो, रिलीज कर सकते हैं उसको, बोलेंगे गो होम आफ्टर एडमोनिशन, एडमोनिशन भर्त्सना के पश्चात, डांट फटकार के थोड़ा बढ़िया से अच्छे से समझा बुझा के भेज देंगे। पार्टिसिपेट इन दी काउंसलिंग, कम्युनिटी सर्विस दीजिए, या फिर उस चाइल्ड को, उसके पेरेंट्स को या उनके गार्डियंस को बोल सकते हैं फाइन पे कीजिए, या फिर उन्हें रिलीज कर सकते हैं ऑन द प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट, और सेंड हिम टू द स्पेशल होम्स फॉर 3 years फॉर रिफॉर्मेशन। इनमें से कोई भी ऑर्डर पारित कर सकता है तब जब पता चला कि अपराध करके आया है। एडिशनल ऑर्डर क्या क्या और पारित किया जा सकता है स्टूडेंट्स?
व्हेन द चाइल्ड इज सेंट टू दिस प्लेस, बेटा देखो यहाँ पे तो क्या कर रहे हैं हम, बाहर भेज रहे हैं, घर भेज रहे हैं एक तरीके से, तो घर पे भेजेंगे तो वो सारी फैसिलिटी अपनाएगा, है ना, उसके घर वालों को ही बोलेंगे भैया अच्छे से पढ़ाइए लिखाइए, थोड़ा बच्चे का ध्यान रखिए। एंड एडिशनल ऑर्डर क्या पारित कर सकते हैं, जब हम उसे स्पेशल होम में भेज रहे हैं, तब क्या हो सकता है स्टूडेंट्स, स्पेशल होम वालों को बोलेंगे मेक श्योर करो कि स्कूल अटेंड करे, इसको वोकेशनल ट्रेनिंग दीजिए, जो अन्य ट्रेनिंग्स होती है ना बेटा, घर की कोई और काम काज वगैरह की हो चुकी है, वो सारी ट्रेनिंग। अटेंड द थेरेपेटिक सेंटर्स, जहां से थेरेपी मिल सके। प्रोहिबिट फ्रॉम विजिटिंग सर्टन प्लेसेस, कि इसको कुछ कुछ जगह नहीं जाने देना है, इसको कुछ पर्टिकुलर जगह जहां पे ये और गलत चीज से एक्सपोज हो सकता है वहां पे नहीं भेजना है। अंडरगो डी एडिक्शन प्रोग्राम इन केस ही if he is addicted to any sort of drugs or any sort of narcotic substances, तो फिर उसको रिहैब सेंटर या फिर डी एडिक्शन उसका करवाएं, ये आप मेक श्योर करें। ओके, चलिए जी, नाउ द प्रोसीजर ऑफ सीसीपी। तो अभी हमने क्या डिस्कशन किया है स्टूडेंट्स, हमने सीसीएल की प्रोसीजर डिस्कस किया है। जब चाइल्ड इज इन नीड ऑफ, सॉरी, चाइल्ड इज इन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ, मतलब वो अपराध करके आया है तब। और सेक्शन नंबर 21 ध्यान रखना बेटा, ये कुछ छूट गया है सेक्शन। सेक्शन नंबर 21 सेज नो ऑर्डर ऑफ डेथ और एलआई अगेंस्ट सीसीएल। सीसीएल पता चल चुका है ना कि 18 में ही इज अ सीसीएल, तो उसके अगेंस्ट कोई भी डेथ या एलआई का पनिशमेंट नहीं हो सकता है, बच्चा है वो। 23 बोल रहा है नो जॉइंट प्रोसीडिंग ऑफ सीसीएल एंड पर्सन नॉट अ चाइल्ड। अगर बेटा जॉइंट ट्रायल हो रही है ऐसे बच्चे की जो कि एक वाकई में सीसीएल है और एक सीसीएल नहीं है, तो उनकी जॉइंट ट्रायल नहीं होगी, उनकी अलग अलग ट्रायल होगी, बिकॉज द पर्सन हु इज नॉट अ सीसीएल, द पर्सन हु इज नॉट doesn't fall in the category of juvenile justice, that is to say वो child नहीं है, तो उसको हम चाइल्ड जेजे एक्ट का बेनिफिट नहीं देंगे, उसको फिर हम सीआरपीसी एंड जो भी अन्य लॉ है उसके अकॉर्डिंग उसकी प्रोसीजर चलेगी। 24 बोल रहा है रिमूव डिस्क्वालिफिकेशन अटैच टू कन्विक्शन व्हेन सीसीएल इज डेल्ट अंडर जेजे एक्ट। क्या बोला कि अगर क्या होता है स्टूडेंट्स, हम ये प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट में भी पढ़ चुके हैं, जब भी कोई पर्सन कन्विक्ट होता है तो उससे कुछ डिस्क्वालिफिकेशन अटैच हो जाती है। फॉर दैट मैटर एग्जाम्पल, कि अगर कोई पर्सन का मान लो मर्डर केस में उसको कन्विक्ट किया गया, तो कुछ डिस्क्वालिफिकेशन कैसे अटैच होगी, वो इंडिया से बाहर नहीं जा सकता, ऑब्वियसली बात है, जेल में है, इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं कर सकता है, कोई गवर्नमेंट सर्विसेज का एग्जाम नहीं दे सकता है, तो ये सारी डिस्क्वालिफिकेशन अटैच हो जाती है। लेकिन इस सेक्शन में क्या बोला कि वो डिस्क्वालिफिकेशन जो इस ऑफेंस से अटैच हुई है आपको रिमूव करनी है, यू हैव टू रिमूव दोस डिस्क्वालिफिकेशन। मतलब भले उस बच्चे का कन्विक्शन हो चुका है जेजे एक्ट के तहत जिसका ट्रायल चल रहा है, फिर भी वो डिस्क्वालिफिकेशन उससे अटैच नहीं रहेगी, मतलब वो ये सारे एग्जाम्स वगैरह दे सकता है। एक्सेप्ट व्हेन अ चाइल्ड इज अबव, एक्सेप्ट when the child is above 16 years tried by a children court, जब चिल्ड्रन कोर्ट उसको ट्राई कर रहे हैं तो क्या करना है, आपको ये इंश्योर करना है कि ये डिस्क्वालिफिकेशन फिर रिमूव नहीं होगी, डिस्क्वालिफिकेशन अटैच्ड रहेगी। नाउ वी विल कम टू द प्रोसीजर ऑफ सीसीपी। सीसीपी की प्रोसीजर क्या है, सीसीपी कौन है बेटा, चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। अब ध्यान रखना इसने कोई अपराध नहीं किया है, हालात ऐसे हो गए हैं कि मान लो घर वालों ने उसको छोड़ दिया, बेटी थी 5-6 साल की, उसको रोड पे छोड़ के चले गए, या आपके सीडब्ल्यूसी के हमने आपके सामने आके सरेंडर करके चले गए कि सर हम इसको नहीं, बच्चे को नहीं संभाल सकते हैं, या किसी अथॉरिटी को मिल गया, पुलिस को मिल गया, किसी कॉमन पर्सन को बच्चा इधर घूमते घामते मिल गया है, जो मान लीजिए पिछले 10 साल 10 दिन से उसके पेरेंट्स घूम चुके, उसको मिले नहीं, या कोविड का टाइम था, फैमिली की डेथ हो गई, देन इन दैट केस क्या प्रोसीजर अपनाएंगे, और सीसीपी के प्रति भी स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रोसीजर अपनाई जाती है। और सीसीपी जब आता है तो रोल में आता है सीडब्ल्यूसी, दैट इज चाइल्ड वेलफेयर कमिटी। एंड जब सीसीएल होता है, दैट इज चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, तो कौन आता है, जेजेबी आता है, दैट इज जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। इतना थोड़ा सा अपने दिमाग में क्लियर रखना, क्लियर है। चलो, सो स्टेज नंबर 1, प्रोड्यूस बिफोर कमिटी। बेटा आपको भी कहीं पर ऐसा बच्चा मिलेगा तो आप कमिटी के सामने प्रोड्यूस करो उसको। हु इज कमिटी, कमिटी इज चाइल्ड वेलफेयर कमिटी की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, सीडब्ल्यूसी। कौन कौन प्रोड्यूस कर सकता है सीसीपी को, सीसीपी को सीडब्ल्यूसी के सामने प्रोड्यूस कौन कौन कर सकता है, इट सेज पुलिस ऑफिसर हो सकता है, स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट हो सकती है, या फिर ऐसा अन्य कोई जो भी आपको इस पर्टिकुलर सेक्शन में दे रखा है वो कर सकता है, कोई पब्लिक सर्वेंट हो सकता है, एनजीओ हो सकता है, चिल्ड्रन सर्विस या एजेंसी रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर हो सकता है, प्रोबेशन ऑफिसर हो सकता है, सोशल वर्कर हो सकता है, या फिर कोई स्पेशल सिटीजन हो सकता है, डॉक्टर हो गए, नर्स हो गए, मैनेजमेंट ऑफ हॉस्पिटल हो गया, या बच्चा खुद से सीडब्ल्यूसी के सामने भी जा सकता है। मान लो बेटा कोई बच्चा है जो 14 ईयर्स या 15 ईयर्स का है, उसकी जबरदस्ती शादी करवा रहे हैं, वो बच्ची घर से भाग गई,
कहाँ जाएगी? CWC के सामने चले जाओ। आपको भी बेटा कई बार ऐसा कहीं पर कोई बच्चा ऐसा मिल जाए जिसके बारे में आपको अता पता नहीं है, CWC को आप सौंप सकते हो। तो ये प्रोड्यूस कहाँ करेंगे? प्रोड्यूस हिम बिफोर CWC इन 24 आवर्स। तो ये सेक्शन कहना चाहता है बेटा जब वो बच्चा मिला उसके 24 आवर्स के अंदर अंदर आप उसको CWC के सामने प्रोड्यूस कीजिए। नेक्स्ट स्टेज क्या है? सेक्शन नंबर 32 बोल रहा है कि जब आपने उसको प्रोड्यूस कर दिया तो मैंडेटरी रिपोर्टिंग करनी है आपको विद इन 24 आवर्स। एक तो प्रोड्यूस भी कर दो प्लस मैंडेटरी रिपोर्टिंग कौन करेगा? बाय इंडिविजुअल, पब्लिक ऑफिसर, ऑर्गेनाइजेशन, नर्सिंग होम या हॉस्पिटल। किसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे? कि कोई बच्चा अबैंडन्ड है, लॉस्ट बच्चा है या ऑफन बच्चा है, अनाथ बच्चा है। अब ये इंफॉर्मेशन देनी किसको है? सिविल चाइल्ड लाइन सर्विस को, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को बताइए, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को बताइए या फिर आपके DCPU को बताइए। इनको आपको इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि ऐसा ऐसा बच्चा मिला है। अब जब इनको इंफॉर्मेशन दे दी तो बेटा क्या करेंगे? ये एक पोर्टल पे इस इंफॉर्मेशन को अपलोड करेंगे विच इज स्पेसिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। हर स्टेट गवर्नमेंट की खुद की ऐसी वेबसाइट होती है जहां पे ये सारी इंफॉर्मेशन अपलोड की जाती है। एंड अगर कोई भी रिपोर्टिंग नहीं हुई, मान लीजिए इन्होंने रिपोर्टिंग करने में फेल कर दी, तो सेक्शन नंबर 33 में इसको ऑफेंस की कैटेगरी में डाला गया है। एंड सेक्शन नंबर 34 में क्या बोला कि आपका ये जो ऑफेंस की कैटेगरी में जिस एक्ट को डाला इसके लिए पनिशमेंट कितनी होगी? 6 मंथ्स होगी या फाइन हो सकता है अप टू 10,000। इट इज 10,000। यस, इट इज 10,000। कई बार स्टूडेंट्स हमें एक सरेंडर्ड चाइल्ड भी मिल सकता है। क्या हो सकता है? एक सरेंडर्ड चाइल्ड मिल सकता है, तो उसकी प्रोसीजर हमें सेक्शन नंबर 35 में दे रखी है। अब सरेंडर्ड चाइल्ड होता कौन है, पहले इसको अच्छे से समझो। सरेंडर्ड चाइल्ड बेटा क्या होता है? जनरली उसके पेरेंट्स उसको सरेंडर कर देते हैं कि उसका पालन पोषण नहीं कर पा रहे, पैसा नहीं है, या बहुत बेटियां हो गई है जिनका जहाँ पे पेरेंट्स की मानसिकता ऐसी है कि बेटी हमारे लिए एक स्टिग्मा है, सोशल प्रेशर बनेगा हमारे ऊपर, तो उसको बच्चे को सरेंडर कर देते हैं। तो सेक्शन नंबर 35 ये कहता है कि अगर पेरेंट्स या गार्डियन ने बच्चे को सरेंडर कर दिया है, किस ग्राउंड्स पे? इमोशनल ग्राउंड्स है, फिजिकल ग्राउंड्स है, सोशल फैक्टर्स है। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन से ग्राउंड्स पे सरेंडर होता है। और सरेंडर कहाँ किया जा रहा है? कमेटी के सामने। कमेटी कौन सी? CWC, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने कर रहे हैं। तो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी बेटा उनको 2 महीने का टाइम देगी, उन पेरेंट्स को या गार्डियंस को, कि वापस से सोच लो, आपकी बच्ची है, आप क्यों उसको ऐसे सरेंडर करना चाहते हैं, कि रिकंसिडर कर लीजिए। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने सरेंडर कर दिया है बच्चे को, कि 2 महीने सोच लिया, हमें बच्चे को नहीं रखना है, हम बच्चे को सरेंडर करते हैं। बेटा ऐसे ही बच्चे को रोड पे छोड़ के जाने से बेहतर है कि CWC को दे दो, एटलीस्ट उसकी सेफ्टी तो इंश्योर होगी, उसका भविष्य तो सिक्योर होगा। तो बच्चे को स्टेज नंबर 4 कि बेटा उस चाइल्ड को वहां भेजने से पहले एक इंक्वायरी होगी, दैट इज गिवन अंडर सेक्शन नंबर 36, इंक्वायरी बाय CWC। इंक्वायरी कब होने वाली है? अपने आप से, ऑन इट्स ओन मोशन CWC कैन इंक्वायर, या फिर जब उनको रिपोर्ट मिले किसी पर्सन या एजेंसी से, जब उनको रिपोर्ट मिले किसी पर्सन या एजेंसी से कि ऐसा कोई बच्चा मिला है उनको, तब भी वो इंक्वायरी कर सकते हैं। और इंक्वायरी करने के बाद ऑर्डर क्या देंगे? कि या तो उस बच्चे को फिट फैसिलिटी या फिट पर्सन के पास रखें या फिर उसे चिल्ड्रंस होम में भेजें, अगर ऑब्वियस बात है वो 16 अबव है तो, और 16 बिलो है तो फिर स्पेशल अडॉप्शन एजेंसी के पास भेज सकते हैं। अब जब इंक्वायरी हो चुकी है तो आगे देखो स्टेप नंबर 1, ये इंक्वायरी करते वक्त क्या होगा? ऑन प्रोडक्शन ऑफ द चाइल्ड, बेटा जैसे ही बच्चा CWC के सामने आया, पहले तो हमने क्या डिस्कशन किया सेक्शन नंबर 30 में? हमने बोला कि बच्चे को भेज, 31 में क्या डिस्कशन किया कि प्रोड्यूस कौन कौन करेगा कमेटी के सामने? रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। फिर हमने बोला कि अगर बच्चे को सरेंडर कर दिया तो भी हम CWC के सामने सौंपेंगे, CWC इंक्वायरी करेगी। लेकिन अब हमें बताइए कि जब बच्चे को जैसे अपने प्रोड्यूस किया तो सबसे पहले हमारा CWC क्या करेगा? तो CWC डायरेक्ट करेंगे सोशल वर्कर को, चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर को या चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर को। किस चीज के लिए? कि आप सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट तैयार कीजिए। वहां पे रिपोर्ट कौन कर रहा था स्टूडेंट्स? JJB के मामले में हमारा स्पेसिफिकली प्रोबेशन ऑफिसर कर रहा था। यहाँ पे कौन करेगा स्टूडेंट्स? यहाँ पे हमारा सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट विल बी प्रिपेयर्ड बाय योर सर्टन सोशल वर्कर्स या चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर्स हो सकते हैं। अब जब यहाँ पे सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट प्रिपेयर हो रही है स्टूडेंट्स, हमें ये देखना है कि रिपोर्ट आखिर कितने दिनों में हमें प्रिपेयर करके देनी है। सो इट सेज कंप्लीटेड विद इन 15 डेज, एंड ऑर्डर जो पास करेगी हमारी CWC वो 4 मंथ्स के अंदर अंदर उनको पास करना है इस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के बिहाफ पे। एंड इफ CWC ओपिनियन फ्रेम करती है ये इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के बाद कि चाइल्ड की कोई फैमिली नहीं है एंड ये CCP है, दैट इज चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन है, तो उसको भेज सकते हैं स्पेशल अडॉप्शन एजेंसी के पास, चिल्ड्रन होम में भेज सकते हैं, फिट पर्सन फिट फैसिलिटी के पास भेज सकते हैं, या फिर फॉस्टर फैमिली के पास भेजेंगे। तब तक उसके पास, उसको फॉस्टर फैमिली के पास रखेंगे जब तक कि, या
इन जगह पे तब तक रखेंगे जब तक सूटेबल मीन्स ऑफ रिहैबिलिटेशन नहीं मिल जाती या जब तक वो 18 साल का नहीं हो जाता। और कमेटी साथ में क्या करेगी, रिव्यू करेगी बच्चे की उस सिचुएशन को ऑफ चाइल्ड प्लेस्ड इन द अबव प्लेसेस। वहां उन पर्टिकुलर प्लेसेस का स्टूडेंट्स कंटिन्यूस रिव्यू होता रहेगा, ऐसा तो नहीं कि वहां बच्चे को और प्रॉब्लम क्रिएट की जा रही है। एंड एक क्वार्टरली रिपोर्ट सबमिट की जाएगी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। सीडब्ल्यूसी का बेटा काम है कि वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को क्वार्टरली रिपोर्ट सबमिट कर देंगे, किस रिगार्डिंग, कि हमने कोई पर्टिकुलर केसेस डिस्पोज कर लिए हैं या अभी भी हमारे कोई पर्टिकुलर केसेस पेंडिंग है। एंड डीएम क्या करेंगे, डीएम इन केस ऑफ पेंडेंसी ऑफ केस की, अरे आपका कुछ केस इतने टाइम से कैसे पेंडिंग है, तो डायरेक्ट करेंगे कमेटी को कि आप जितना जल्दी हो सकता है केसेस को डिस्पोज ऑफ कीजिए। उसके बाद भी मान लो ये डायरेक्शन देने के बाद भी 3 महीने तक सीडब्ल्यूसी कोई पर्टिकुलर मैटर्स को डिस्पोज ऑफ नहीं की कर पाई है, तो स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्ट करेंगे सीडब्ल्यूसी के टर्मिनेशन के लिए कि सीडब्ल्यूसी तुरंत प्रभाव से टर्मिनेट होती है, यहाँ पे डिसॉल्व होती है सीडब्ल्यूसी और न्यू सीडब्ल्यूसी का गठन हो जाएगा। वी ऑल नो कि स्टेट गवर्नमेंट ही सीडब्ल्यूसी को क्या करती है बेटा, कॉन्स्टिट्यूट करती है। क्लियर है, अंडरस्टूड। चलो जी, सेक्शन नंबर 37 दैट इज स्टेज 5 क्या कहता है, ऑर्डर पास बाय सीडब्ल्यूसी इन सीसीपी, चाइल्ड वेलफेयर, चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन के मामले में जब हमने ऑर्डर्स पास किए, तो ऑर्डर पास करते हुए क्या क्या चीज सेटिस्फाई करनी है सीडब्ल्यूसी को, कि इंक्वायरी करने के बाद, सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट होने के बाद और बच्चे को अच्छे से सुनने के बाद हमें पता चला कि बच्चा तो सीसीपी है, तो हम उसे इन सारी जगहों में से किसी भी जगह भेज सकते हैं। यस, इन सब में से किसी भी जगह भेज सकते हैं। और साथ ही साथ स्टूडेंट्स, जब हम उसको फ्री फॉर अडॉप्शन के लिए डिक्लेयर करना चाह रहे हैं, तो सेक्शन नंबर 38 में दी गई प्रोसीजर को अपनाना है, जहां ये पता चल रहा है कि बच्चा ऑर्फन है या अबैंडन चाइल्ड है, या तो अनाथ है या उसके घर वालों ने अबैंडन कर दिया, कहीं छोड़ के चले गए थे उसको, तो सीडब्ल्यूसी एफर्ट्स लेंगे पता करने के लिए कि उसके पेरेंट्स कौन है एग्जैक्टली, कौन उसके गार्डियंस हैं। एंड उसके बाद भी अगर पेरेंट्स नहीं मिलते हैं तो ये डिक्लेयर कर देंगे दैट दिस चाइल्ड इज नाउ फ्री फॉर अडॉप्शन विद इन, और ये किसके द्वारा होगी, 3 मेंबर्स ऑफ सीडब्ल्यूसी वहां होने चाहिए। डिक्लेयर करेंगे कितने महीने के अंदर अंदर करेंगे बेटा, अगर बच्चा 2 साल से छोटा है तो 2 महीने के अंदर अंदर आपको उसको फ्री फॉर अडॉप्शन डिक्लेयर करना है, ये पता करना है कि उसके पेरेंट्स है कि नहीं, फटाफट फटाफट काम होगा। लेकिन अगर 2 साल से ऊपर का है तो 4 महीने के अंदर अंदर आप उसको फ्री फॉर अडॉप्शन चाइल्ड डिक्लेयर करें। अच्छा, फ्रॉम व्हेन, फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोड्यूसिंग द चाइल्ड, जिस दिन आपके सीडब्ल्यूसी के सामने बच्चा आया उस दिन से। अगर वो चाइल्ड सरेंडर्ड है मतलब सीडब्ल्यूसी के सामने आके सेक्शन नंबर 31 में उन्होंने सरेंडर कर दिया, देन इंस्टीट्यूशन विल ब्रिंग द चाइल्ड बिफोर सीडब्ल्यूसी। जिसके सामने भी सरेंडर किया गया है वो इंस्टीट्यूशन क्या करेंगे, सीडब्ल्यूसी के सामने उस बच्चे को लेके आएंगे एंड सीडब्ल्यूसी फिर उसका डिक्लेरेशन कर देगा दैट दिस चाइल्ड इज फ्री फॉर अडॉप्शन। अगर चाइल्ड क्या स्टूडेंट्स मेंटली रिटार्डेड पर्सन है, या अनवांटेड चाइल्ड ऑफ द विक्टिम ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट है, तो भी उसको ऐसे मामले के बच्चे को भी डिक्लेरेशन कर देंगे फ्री फॉर अडॉप्शन। ध्यान रखना बेटा, ये नोट बहुत जरूरी है, कई बार प्री में पूछा जा सकता है। अगर बच्चे को फ्री फॉर अडॉप्शन डिक्लेयर कर रहे हैं या बच्चे को सरेंडर कर रहे हैं उसके पेरेंट्स खुद से आके, तो उनके अगेंस्ट ऐसी कोई भी एफआईआर नहीं होगी। सरेंडर कर दिया, अबैंडन कर दिया, नो सच एफआईआर विल बी फाइल्ड अगेंस्ट द बायोलॉजिकल पेरेंट्स। सीडब्ल्यूसी इन्फॉर्म करेंगे डीएम को एंड स्टेट एजेंसी को कि ये बच्चे जो है फ्री फॉर अडॉप्शन है, क्योंकि आगे स्टेट एजेंसी क्या करेगी बेटा, उन बच्चों को आगे अडॉप्शन के लिए इंटर कंट्री या इंट्रा कंट्री भेज सकती है। वो बताएंगे उनको कि कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रन फ्री फॉर अडॉप्शन है और कितने केसेस पेंडिंग है। अब बात करेंगे सेक्शन नंबर 56 से 73, चैप्टर नंबर 8 जो बात करता है अडॉप्शन की। अडॉप्शन का प्रोसीजर कैसे होगा, तो ध्यान रखना 3 इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो बोल रहे हैं अडॉप्शन किनके किनके बीच हो सकता है। तो 58 में बोल रहा है इंडियन पेरेंट्स लिविंग इंडियन पेरेंट्स लिविंग इन इंडिया। 59 ने बोला है 59 ने क्या बोला, ध्यान रखो बेटा, एक वर्ड यूज कर रखा है प्रोस्पेक्टिव पेरेंट्स, जैसे 58 में बोल रखा है इंडियन प्रोस्पेक्टिव पेरेंट्स। प्रोस्पेक्टिव मतलब आगे बनने वाले पेरेंट्स, जो कि उस बच्चे को अडॉप्ट करने के बाद माँ बाप बनेंगे, तो आज अभी तक जब तक बच्चे को अडॉप्ट नहीं किया, जब तक वो उस बच्चे को अडॉप्ट करने के इच्छुक हैं, तो उस मामले में उनको प्रोस्पेक्टिव पेरेंट्स बोला जाता है। 56 में इंटर कंट्री अडॉप्शन ऑफ ऑर्फन और सरेंडर्ड चाइल्ड, एंड 60 में बोल रहा है इंटर कंट्री रिलेटिव अडॉप्शंस, रिलेटिव्स के बीच में अडॉप्शन हो रहा है, वो भी इंटर कंट्री हो रहा है।
56 में बोला अडॉप्शन किया क्यों जा रहा है, व्हाई अडॉप्शन इज बीइंग डन। अडॉप्शन का कई बार स्टूडेंट्स आपको ये ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है, टू इंश्योर द राइट टू फैमिली। हर व्यक्ति को, हर मनुष्य को धरती पे आया तो परिवार का अधिकार है, परिवार के साथ रहने का अधिकार है। तो इसमें बोल रहा है व्हाई अडॉप्शन, टू इंश्योर द राइट टू द फैमिली, टू एन ऑफन सरेंडर्ड और abandoned child, and this principle is not applicable to Hindu Adoption and Maintenance Act 1956 के तहत होने वाले अडॉप्शन पर ये पर्टिकुलर सेगमेंट अप्लाई नहीं होता है। ये पर्टिकुलर सेगमेंट वहां अप्लाई नहीं होता है। सेक्शन नंबर 57 बोल रहा है एलिजिबिलिटी ऑफ प्रोस्पेक्टिव अडॉप्टिव पेरेंट्स, जो इच्छुक हैं बच्चे को अडॉप्ट करने के लिए, उनका दत्तक करने के लिए, उनकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, फिजिकली फिट, फाइनेंशियली साउंड, मेंटली अलर्ट, मोटिवेटेड टू अडॉप्ट द चाइल्ड होने चाहिए। बच्चे को वाकई में एक बच्चे की तरह ट्रीट करने में, उसका लालन पोषण करने में वो इच्छुक होने चाहिए। अगर उनका स्पाउस है तो उस स्पाउस की कंसेंट लीजिए। अगर सिंगल या डाइवोर्सी है तो वो भी अडॉप्ट कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आई होप कि आपको ये चीज दिख रही है जो मेरे पीछे लिखी है, दैट इज सिंगल मेल पर्सन। अगर वाइफ है उसकी तो वो लड़की को अडॉप्ट कर सकते, बच्ची को अडॉप्ट कर सकते, लेकिन अगर सिंगल मेल है, मान लो डाइवोर्सी है या मैरिड नहीं है, तो वो एक गर्ल चाइल्ड को अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं। वो एक गर्ल चाइल्ड को अडॉप्ट कतई नहीं कर सकते। प्री में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 58 में बोल रहा है अडॉप्शन बाय द इंडियन प्रोस्पेक्टिव पेरेंट्स जो कि इंडिया में रह रहे हैं। अडॉप्शन बाय इंडियन प्रोस्पेक्टिव पेरेंट्स जो कि इंडिया में रह रहे हैं। तो स्टेप 1 ने क्या बोला, पीएपी, आई बी यूजिंग द वर्ड पीएपी, दैट इज प्रोस्पेक्टिव अडॉप्टिव पेरेंट्स। किसको अप्लाई करेंगे बेटा, इंडिया में ही रह रहे हो तो स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसी को आप एप्लीकेशन दे दीजिए। स्पेशल अडॉप्शन एजेंसी क्या करेगी, होम स्टडी रिपोर्ट बनाएगी, उन पेरेंट्स की देखेंगे कि पीएपी एलिजिबल है कि नहीं है। अगर वो उनको एलिजिबल मिल गए तो स्टेप 3 में स्पेशल अडॉप्शन एजेंसी उस बच्चे को रेफर करेंगे, उसकी रिपोर्ट रेफर करेंगे, उसकी मेडिकल रिपोर्ट भेजेंगे किसको, पीएपी को, कि ये बच्चा है, ये इसकी मेडिकल रिपोर्ट है, ये इसकी सारी रिपोर्ट से कहां से आया था, किस सिचुएशंस में आया था, कब आया है, कितने साल का है। जब प्रोस्पेक्टिव अडॉप्टिव पेरेंट्स ने वो रिपोर्ट्स वगैरह देखने के बाद एक्सेप्टेंस के लिए हाँ कर दी कि हाँ हमें ये बच्चा चाहिए, तो स्पेशल अडॉप्शन एजेंसी तुरंत प्रभाव से बच्चे को नहीं सौंप देगी पीएपी के पास। पहले क्या करेंगे, वो फ्री अडॉप्शन फॉस्टर केयर में उस बच्चे को भेजेंगे along with CSR and his MR, जो भी उसकी रिपोर्ट्स है उन सबके साथ भेजेंगे। क्यों करते हैं बेटा ये, ताकि उस बच्चे को एक परिवार की आदत हो जाए। एंड अडॉप्शन एजेंसी डीएम को अप्लाई करेंगे कि ऐसी ऐसी फैमिली है जो अडॉप्शन चाहती है बच्चे का, और आप क्या कीजिए, एक अडॉप्शन ऑर्डर दे दीजिए हमको। तो डीएम अडॉप्शन ऑर्डर देंगे। तो जैसे ही स्पेशल अडॉप्शन एजेंसी के पास डीएम से सर्टिफाइड ऑर्डर आ जाता है कि आप इस बच्चे को अडॉप्शन में दे सकते हैं इन पेरेंट्स को, तो बच्चे को अब हम पीएपी के पास भेजेंगे। बच्चा खुश हो जाता है, बच्चे को अब उसके हम पीएपी के पास भेजेंगे एंड आगे फॉलो अप लेते रहेंगे स्पेशलाइज अडॉप्शन एजेंसी ऑफ द वेल बीइंग एंड द प्रोग्रेस ऑफ द चाइल्ड। ऐसा नहीं कि बच्चा एक बार अडॉप्शन में भेज दिया तो उसके बाद आप ये देखेंगे नहीं कि बच्चा कैसा है, बच्चे का प्रोग्रेस रिपोर्ट आपको चेक करते रहना है। 59 डील्स विद इंटर कंट्री अडॉप्शन। इंटर कंट्री एक कंट्री से दूसरे कंट्री, इंडिया से बाहर की कंट्री, फॉरेन कंट्री से कोई आके इंडिया का बच्चा अडॉप्ट कर सकता है क्या, आंसर इज यस। अगर हमारा बच्चा यहाँ पे ऑर्फन है, अबैंडन्ड है या सरेंडर्ड चाइल्ड है तो इसको हम दूसरे देश में भी अडॉप्शन के लिए दे सकते हैं, प्रोवाइडेड कि वो लोग इंटरेस्टेड होने चाहिए इंडिया में ऐसे बच्चे का अडॉप्शन के लिए। कब इंटर कंट्री अडॉप्शन दे सकते हैं, ऐसे ही नहीं देंगे, कुछ सिचुएशन भी है। अगर चाइल्ड ऑर्फन है, अबैंडन्ड है या सरेंडर्ड है, किसको प्रेफरेंस दिया जाएगा सबसे पहले ऐसे इंटर कंट्री अडॉप्शन के लिए, फिजिकली एंड मेंटली डिसेबल्ड या कोई सिबलिंग्स है, आपस में भाई बहन है, तो चाइल्ड अबव द 5 इयर्स, जो बच्चा 5 साल से अबव है उसी को इंटर कंट्री भेजेंगे। 5 साल से छोटे बच्चे को इंटर कंट्री अडॉप्शन के लिए नहीं दिया जा सकता है बेटा। हु कैन अप्लाई फॉर इंटर कंट्री अडॉप्शन, कौन अप्लाई कर सकता है एज अ पीएपी, एनआरआई कर सकता है, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, ओसीआई कर सकता है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कर सकता है जो कि बाहर जाके रह रहे हैं, या फिर फॉरेनर्स भी कर सकते हैं जिनके पास सिटीजनशिप दूसरी कंट्री की है। ये पीएपी अप्लाई करेंगे अडॉप्शन के लिए किसी भी रिलीजन को। देयरफॉर इट इज hence concluded that JJ Act is secular in nature। JJ Act कैसा है बेटा, सेक्युलर इन नेचर है। मतलब यहाँ पे हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट इसीलिए तो अप्लाई नहीं होता क्योंकि उस पर्टिकुलर एक्ट में तो सिर्फ और सिर्फ वहां के हिंदू रिलीजन की जो है अडॉप्शन हो रही है और आपस में फैमिली में हो रहा है। तो पीएपी चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, बिलोंग कर रहा हो, किसको अप्लाई करेंगे, फॉरेन अथॉरिटी, दैट इज टू से वो अथॉरिटी जो कि फॉरेन अडॉप्शन एजेंसी है, या फिर सेंट्रल अथॉरिटी को अप्लाई कर सकते हैं, या कंसर्न गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ अदर कंट्री।
इंडिया के किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो कि चाइल्ड के बारे में डिपार्टमेंट डील करता है, उन डिपार्टमेंट्स को ये एप्लीकेशन भेज सकते हैं। तो ये एफडीए, दैट इज फॉरेन अडॉप्शन एजेंसी, या फिर सेंट्रल अथॉरिटी, या फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट क्या करेंगे, एक होम स्टडी रिपोर्ट बनाएंगे। पहले बेटा पीएपी की बनाते हैं हमेशा, बच्चे की नहीं बनाते। पहले देखना पड़ेगा कि वो परिवार कैसा है, वाकई इच्छुक है कि नहीं है बच्चे को अडॉप्ट करने के लिए, क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं है, फाइनेंशियली साउंड तो है, बच्चे को अच्छा एजुकेशन तो दे देगा। अगर फाइनेंशियली और सब कुछ तरीके से पीएपी एलिजिबल फाउंड होते हैं, तो ये एप्लीकेशन फॉरवर्ड करेंगे उस अथॉरिटी को जो कि एक्चुअली इंडिया में अडॉप्शन का काम देखती है। वो अथॉरिटी क्या करेंगे, एग्जामाइन करेंगे वो एप्लीकेशन जो कि पीएपी ने भेजी है, दैट इज टू से प्रोस्पेक्टिव अडॉप्टिव पेरेंट्स के थ्रू। इन तीन में से किसी ने भी अथॉरिटी को जो एप्लीकेशन भेजी है उसको देखेंगे, रेफर करेंगे स्पेशल अडॉप्शन एजेंसी को। तो फॉरेन अडॉप्शन एजेंसी से कहाँ पे आया स्टूडेंट्स, हमारे यहाँ पे आया है। कहाँ पे आया है, हमारे ये एसए के पास आया है, दैट इज स्पेशल अडॉप्शन एजेंसी के पास एप्लीकेशन आ चुकी है। और ये किस क्या बोलेंगे, ये रेफर करेंगे उन चाइल्ड को जो एक्चुअली फ्री फॉर अडॉप्शन है, चेकआउट करेंगे कौन कौन सा बच्चा फ्री फॉर अडॉप्शन है। वो मैच करेंगे पीएपी की रिपोर्ट बच्चे की रिपोर्ट के साथ, और भेजेंगे जितनी भी बच्चे की रिपोर्ट है ना, चाइल्ड की जो रिपोर्ट्स है वो सब भेजेंगे, मेडिकल रिपोर्ट जो है पीएपी को भेजेंगे। और जैसे ही स्पेशल अडॉप्शन एजेंसी को पीएपी के पास से एक्सेप्टेंस रिसीव होती है, स्पेशल अडॉप्शन एजेंसी डीएम को वो एप्लीकेशन एंड एक्सेप्टेंस एंड रिपोर्ट्स भेजेंगे कि सर ऑर्डर कर दीजिए, सर्टिफाइड ऑर्डर दे दीजिए आप हमको। तो बेटा हमेशा ध्यान रखना है, एसएए अडॉप्शन एजेंसी तभी आगे अपना वर्क शुरू करेगी जब उनके पास में एक्सेप्टेंस आ जाए पीएपी के साइड से। और जब एक्सेप्टेंस आ चुकी है तो सीधा डीएम को बोलेंगे कि आप हमें ऑर्डर प्रोवाइड करवा दीजिए। जब ये ऑर्डर प्रोवाइड करेंगे तो उसके बाद ही अडॉप्शन होगा। जैसे ही एसएए के पास ऑर्डर रिसीव होता है, ये भेजेंगे उस अथॉरिटी के पास जहां से एप्लीकेशन आई थी, या स्टेट एजेंसी के पास एंड पीएपी के पास, कि ऐसा डीएम ने ऑर्डर कर दिया, सर्टिफाइड ऑर्डर कर दिया है। और साथ ही साथ स्पेशल अडॉप्शन एजेंसी पासपोर्ट के लिए भी अप्लाई करेंगे बच्चे के। ये प्रोसीजर लास्ट सेक्शन में नहीं था, इस सेक्शन में, क्योंकि बच्चे को कंट्री से बाहर भेजना है तो पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। अथॉरिटी इन्फॉर्म अबाउट द अडॉप्शन, जिस अथॉरिटी ने फॉरेन से एप्लीकेशन जो थी वो हमारी स्पेशलाइज अडॉप्शन एजेंसी को जो इन्फॉर्मेशन दी थी, अब वो अथॉरिटी आगे देखो किस किस को इन्फॉर्म करेगी अडॉप्शन के बारे में, इमिग्रेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंडिया की इमिग्रेंट अथॉरिटी। क्योंकि अब हमारी इमिग्रेंट अथॉरिटी को पता चलना चाहिए कि भारत में से भारत का बच्चा बाहर जा रहा है, कितने लोग बाहर जा रहे हैं, कितने लोग अंदर आ रहे हैं, ये सब इमिग्रेशन अथॉरिटी ध्यान रखती है। तो पता होगा कि चाइल्ड ऑफ इंडियन ओरिजिन अब किसी और कंट्री में जा रहा है। एंड इमिग्रेंट अथॉरिटी ऑफ द कंट्री रिसीविंग द चाइल्ड, जिस कंट्री में बच्चे को अडॉप्शन के लिए हम भेज रहे हैं, दैट इज टू से मान लीजिए कोई यूएसए के कपल ने अडॉप्शन किया है, तो इंडिया की इमिग्रेंट अथॉरिटी को भी इन्फॉर्म करेंगे, यूएसए की इमिग्रेंट अथॉरिटी को भी इन्फॉर्म करेंगे कि ऐसे बच्चे का अडॉप्शन हो रहा है हमारी कंट्री से। प्रोस्पेक्टिव अडॉप्टिव पेरेंट्स विल रिसीव द चाइल्ड फ्रॉम एसए। तो जैसे ही अब ये सर्टिफिकेट मिल चुका है, इन्होंने इन्फॉर्म कर दिया अथॉरिटी को, तो स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसी से मतलब भारत आके वो बच्चे को लेके जाएंगे। As soon as the passport and visa is issued, पासपोर्ट एंड वीजा तैयार हो गया, वो पेरेंट्स आ जाएंगे, बच्चे को लेके जाएंगे, और जब ले जाएंगे तो पासपोर्ट और वीजा बनेगा, लगेगा। फॉरेन अडॉप्टिव एजेंसी, सेंट्रल अथॉरिटी और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की इंश्योर करेंगे, ये ड्यूटी रहेगी, इंश्योर करेंगे कि बच्चे की प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है उनको सबमिट की जाए। क्लियर है? सो दीज ऑल वर द थिंग जो कि हमने अडॉप्शन के मामले में पढ़ी है। अब हमें देखना है स्टूडेंट्स रिहैबिलिटेशन एंड सोशल इंटीग्रेशन, सेक्शन नंबर 39 टू 55, जितनी भी हमारी इंस्टीट्यूशन है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो प्रोसेस क्या रहता है बेटा रिहैबिलिटेशन या सोशल इंटीग्रेशन का, 39 बोलता है कि कोशिश कीजिए आप भाई बहनों को साथ में रखिए, सिबलिंग्स को। सीसीएल है अगर बच्चा तो उसको ऑब्जर्वेशन होम, स्पेशल होम, प्लेस ऑफ सेफ्टी, फिट पर्सन या फिट फैसिलिटी में भेज सकते हैं। सीसीपी है तो रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन पे ही भेजेंगे। और बच्चे को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कीजिए जब बच्चा वो इंस्टीट्यूशन लीव कर रहा है, मतलब जब 18 से ऊपर हो रहा है। सेक्शन नंबर 40 बोल रहा है रिस्टोरेशन ऑफ सीसीपी, सीसीपी को अब कहां कहां रिस्टोर कर सकते हैं, पेरेंट्स के पास, अडॉप्टिव पेरेंट्स, फॉस्टर पेरेंट्स, गार्डियंस या फिट पर्सन के पास। जो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन है, जो हमने यहाँ पे ये सारे चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन के बारे में बात किया बेटा, इन सब को रजिस्टर कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट, चाहे वो चिल्ड्रन होम हो, ऑब्जर्वेशन होम हो, या फिर स्पेशल अडॉप्शन एजेंसी हो गया है, ऑब्जर्वेशन होम, स्पेशल आपके जो है होम्स हो चुके हैं, या फिर क्या हो चुका है बेटा, या फिर आपका प्लेस ऑफ सेफ्टी हो चुका है। इन सब को रजिस्टर कौन करेगा, इन सब को रजिस्टर करेगा हमारा स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है? एंड कितने टाइम तक के लिए, 5 इयर्स के लिए, सब्जेक्ट टू रिन्यूअल, कि इनका रिन्यूअल भी होगा।
पेनल्टी, अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किया इन्होंने तो पेनल्टी होगा मैक्सिमम 1 ईयर और फाइन, या फिर और फाइन जो कि मिनिमम 1 लाख का हो सकता है। ओपन शेल्टर सेक्शन नंबर 43 एक तरीके का रेजिडेंशियल सपोर्ट है। 44 दैट इज फॉस्टर फैमिली, एक तरीके का परिवार मिलता है आपको वहां, नॉट इंक्लूडिंग बायोलॉजिकल और अडॉप्टिव पेरेंट्स, लेकिन उन सबको भाई बहनों की तरह साथ में रखा जाता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है एजुकेशन, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का। सेक्शन नंबर 45 बोलता है स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम अंडरटेक करेंगे स्टेट गवर्नमेंट, जहां पे ये मेक श्योर किया जाए कि बच्चों के लिए फंड्स वगैरह एलोकेट किया जाए, उनके डेवलपमेंट के लिए, उनको और फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए। 46 बोलता है आफ्टर केयर ऑफ चिल्ड्रन लीविंग केयर इंस्टीट्यूशन, जब वो इंस्टीट्यूशन छोड़ रहे हैं तो उसको उनको क्या कीजिए, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कीजिए। 47 बोल रहा है ऑब्जर्वेशन होम, ये टेम्पररी केयर है रिहैबिलिटेशन के लिए, सीसीएल के लिए, जब तक आपकी इंक्वायरी पेंडिंग है। स्पेशल होम क्या है, ये रिहैबिलिटेशन है सीसीएल के लिए, जहां पे जेजे भी उन बच्चों को रखते हैं। तो बेटा जरूरी नहीं है कि हर जगह सीसीएल और सीसीपी दोनों हो सकते हैं ना, कुछ जगह सिर्फ और सिर्फ सीसीएल के लिए है। प्लेस ऑफ सेफ्टी कौन सेटअप करता है, स्टेट गवर्नमेंट सेटअप करता है, किसके लिए, 18+ बच्चे के लिए, फॉर 18+, और सीसीएल बिटवीन 18 टू 16 टू 18 अक्यूज और कन्विक्टेड ऑफ हीनियस ऑफेंस। 50 में हमने बोला चिल्ड्रंस होम कौन स्टैब्लिश करता है, स्टेट गवर्नमेंट करता है, किसके लिए, ट्रेनिंग, केयर, ट्रीटमेंट, एजुकेशन, डेवलपमेंट एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ सीसीपी। ध्यान रखना चिल्ड्रंस होम में सीसीपी को बेचते हैं हम। ओके, फिट फैसिलिटी मींस ये रिकॉग्नाइज की गई है जेजेबी के द्वारा या सीडब्ल्यूसी। फिट फैसिलिटी एंड फिट पर्सन ये स्टेट गवर्नमेंट नहीं बताता है, फिट कौन होगा, अकॉर्डिंग टू द जजेस एंड मजिस्ट्रेट जो वो बताएं वही फिट होता है। तो यहाँ पर जेजेबी एंड सीडब्ल्यूसी का ही रोल आएगा, जहां पे टेम्पररी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है किसी पर्सन को कि ओके फाइन, अगर कोई स्टूडेंट है, मान लो मैं हूं, तो अगर बोल रहे हैं कि जेजेबी एंड सीडब्ल्यूसी की मैम आप फिट पर्सन लग रहे हो, इस बच्चे की कस्टडी आपके पास रखते हैं, तो उस पर्पस के लिए हो सकता है, वो टेम्पररी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। 51 में फिट फैसिलिटी एंड 52 में फिट पर्सन। 53 में बोला रिहैबिलिटेशन एंड री इंटीग्रेशन सर्विसेज एंड इंस्टीट्यूशन रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट एंड मैनेजमेंट। तो वो कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस होंगे जो कि बेसिक रिक्वायरमेंट प्रोवाइड कर सके, बेटा फूड, क्लॉथ, मेडिकल इक्विपमेंट, जहां व्हील चेयर या हियरिंग एड्स जो प्रोवाइड कर सकते हैं, या जो अप्रोप्रिएट एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, उनको हम रिहैबिलिटेशन एंड इंटीग्रेटेड सर्विसेज के तौर पे एज ए इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज करेंगे। सेक्शन नंबर 54 इंस्पेक्शन होगा इन इंस्टीट्यूशंस का, पता चलना चाहिए बच्चे को खाना पानी कैसे दे रहे हो तुम लोग, किसके द्वारा होगा स्टूडेंट्स, ऐसी कमेटी जो कि स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा वंस इन 3 मंथ्स, एंड एटलीस्ट 1 वुमेन एंड 1 मेडिकल ऑफिसर वहां होने चाहिए, एंड रिपोर्ट भेजेंगे हम डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड पुलिस यूनिट को या फिर स्टेट गवर्नमेंट को कि ऐसा ऐसा ऑडिट किया गया, ऐसा ऐसा इंस्पेक्शन किया गया है। सेक्शन नंबर 55 इवैल्यूएशन ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ द स्ट्रक्चर, इवैल्यूएशन ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ द स्ट्रक्चर, इवैल्यूएशन कौन करेंगे कि ढंग से फंक्शनिंग हो रही है नहीं हो रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। किस चीज का इवैल्यूएशन करेंगे, जेजेबी, सीडब्ल्यूसी स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट और रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन। तो जेजेबी और सीडब्ल्यूसी का भी तो कोई इवैल्यूएशन करे, कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकते हैं। नाउ वी विल बी डीलिंग विद द ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन। ये ऑफेंसेस से स्टूडेंट्स पनिशमेंट नहीं पूछी जाती, लेकिन कई बार आपको ये ऑफेंसेस और इसका सेक्शन जरूर पूछा जा सकता है। अगर किसी भी बच्चे की आइडेंटिटी डिस्क्लोज की सेक्शन नंबर 65, नेम, एड्रेस, स्कूल, एक्सेप्ट अगर जेजेबी या सीडब्ल्यूसी फिट डीम करे तो आप उसको डिस्क्लोज कर सकते हो, अदरवाइज कोई भी रिपोर्ट, न्यूज़पेपर, ऑडियो, वीडियो फॉर्म में या मीडिया को, प्रेस को आप बच्चे का नेम, एड्रेस, स्कूल नहीं डिस्क्लोज करेंगे। बच्चे के अगेंस्ट क्रुएलिटी हुआ तो सेक्शन नंबर 65 के तहत उसको ऑफेंस माना गया है, चाहे वो असॉल्ट होना है, अब्यूज होना है, एक्सप्लॉइट करना है, या निग्लेक्ट कर दिया उसके खाने के काम में या किसी भी तरीके के डेवलपमेंट में। 76 में अगर उसको आपने बेगिंग के लिए इंप्लॉय किया है, 76 में ऑफेंस बनता है। 77 में उस बच्चे को लिकर से या ड्रग से इंटॉक्सिकेट किया गया है तो 77 में अपराध बनता है, एक्सेप्ट मेडिकल प्रैक्टिशनर। मेडिकल प्रैक्टिशनर अगर को उचित लगे तो उसको दवा वगैरह देने के लिए ये चीजें एग्जाम की गई है। 78 में बच्चे से अगर इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स का विक्रय करवाया, सेलिंग करवाया, 78 में ऑफेंस बनता है। एक्सप्लॉइटिंग चाइल्ड एम्प्लॉय देन 79 में ऑफेंस है, एंड इलीगल तरीके से अडॉप्शन किया, प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया तो 80 में ऑफेंस बनता है। 81 में सेलिंग और प्रोक्योरिंग चाइल्ड का ऑफेंस है। 82 में कॉर्पोरियल पनिशमेंट बाय अ पर्सन इन चार्ज, वन एम्प्लॉयड इन चाइल्ड केयर, एम चाइल्ड कीप चाइल्ड इन डिसिप्लिन। तो बच्चे को डिसिप्लिन में रखने के लिए आप कर सकते हो, बट बेटा इतना नहीं कर देना कि इसके ह्यूमन राइट्स या जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स है वो ही वायलेट हो जाए।
83 क्या बोला, यूज ऑफ चाइल्ड बाय मिलिटेंट ग्रुप्स से उस बच्चे को यूज किया है किसी भी तौर से, 83 में ऑफेंस बनेगा। बच्चे को किडनैप किया, 84 में ऑफेंस बनेगा। एंड 359 एंड 369 भी अप्लाई हो जाएगा, 359 से 369 प्रोविजंस ऑफ आईपीसी अप्लाई हो जाएगा। 85 में डिसेबल्ड चिल्ड्रन के बारे में बता रखा है। 86 में ऑफेंसेस के क्लासिफिकेशन के बारे में बता रखा है, जो हम स्टार्टिंग में देख चुके हैं। 87 में ऊपर में से किसी भी ऑफेंस का अपेटमेंट किया है। 88 में बोल रहा है ऑल्टरनेटिव पनिशमेंट दे रखी है, यहाँ पर भी किसी और एक्ट में, तो जाहिर सी बात है ग्रेटर प्रिवेल करेगा। 89 बोल रहा है ऑफेंसेस कमिटेड बाय चाइल्ड बी कंसिडर्ड एज अ चाइल्ड इन सीसीएल। अगर बच्चे ने कोई भी ऑफेंस किया है तो आप इसको ऐसे ही कंसिडर करोगे जैसे वो चाइल्ड क्या था, वो सीसीएल था। अब ये आपको पनिशमेंट ध्यान याद रखना है, दैट मोर देन 7 इयर्स है तो नेचर कैसा है, कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल है। ट्राइबल बाय चिल्ड्रंस कोर्ट है, 7 to 3 इयर्स है, दैट इज टू से ये हो गया हीनियस ऑफेंस, सीरियस ऑफेंस एंड पेटी ऑफेंस। सीरियस ऑफेंस है तो 2021 का अमेंडमेंट कहता है कि नॉन कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल है। अमेंडमेंट आप जरूर कंफर्म करेंगे कि ये अभी तक एनफोर्स हुआ है कि नहीं हुआ है। ट्राइबल बाय जेएमएफसी है एंड लेस देन 3 इयर्स है तो नॉन कॉग्निजेबल एंड बेलेबल रहने वाला है। एंड ट्राइबल है किसी भी मजिस्ट्रेट के द्वारा। उसके बाद कुछ और प्रोविजंस दे रखे हैं मिसलेनियस में, जहां 90 बोलता है कि पेरेंट्स की अटेंडेंस जब जेजेबी को और सीडब्ल्यूसी को चाहिए तो पेरेंट्स की अटेंडेंस जो है इंश्योर कर सकते हैं। 91 में चाइल्ड की अटेंडेंस को डिस्पेंस कर सकते हैं अगर जेजेबी और सीडब्ल्यूसी को उचित लगे तो। 92 में हम बच्चे को कहाँ भेज सकते हैं, जो किसी डिजीज से सफर कर रहा है तो उसको मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भेजा जा सकता है। 93 में अगर चाइल्ड मेंटली इल है या एडिक्टेड है अल्कोहल के लिए तो हम उसे साइकियाट्रिक हॉस्पिटल भेजेंगे, नर्सिंग होम भेजेंगे। एंड जब वो सर्टिफिकेट दे दे कि बच्चा अब पूरी तरीके से उस एडिक्शन से क्या हो चुका है, सेपरेट हो चुका है, तो फिर उस पर्सन को, उस चाइल्ड को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। 94 में बोला है एज डिटरमाइन करने का तरीका क्या होगा, तो जेजेबी और सीडब्ल्यूसी ये तरीके अपना सकते हैं। फर्स्ट है डेट ऑफ सर्टिफिकेट फ्रॉम द स्कूल, स्कूल सर्टिफिकेट दे दे, बर्थ सर्टिफिकेट मिल जाए, या अगर दोनों ही नहीं मिल रहे हैं तो ऑसिफिकेशन टेस्ट। ऑसिफिकेशन टेस्ट क्या होता है बेटा, हड्डियों का टेस्ट करना कि हड्डियां कितनी पुरानी है। 95 में ट्रांसफर कर सकते हैं उसे प्रॉपर रेजिडेंस के पास। 96 में अगर दो इंस्टीट्यूशन के बीच ट्रांसफर करना है तो किया जा सकता है, यस स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है अगर जेजेबी या सीडब्ल्यूसी उनको रेकमेंड करे तो। 97 में उसको उचित ग्राउंड्स पे रिलीज कर देंगे। 97 में उसको लीव दे सकते हैं, लीव दे सकते हैं कि जाओ छुट्टियां एंजॉय करो। कब, कोई स्पेशल ओकेजन है, एग्जाम है उसका, मैरिज है किसी रिलेटिव की, डेथ हो चुकी है, मैक्सिमम 7 डेज के लिए ही उसको क्या मिल सकती है, लीव मिल सकती है। उसकी रिपोर्ट्स कॉन्फिडेंशियल रखनी है सेक्शन नंबर 40 में। गुड फेथ में अगर किसी ने एक्ट किया तो उसको प्रोटेक्शन मिलेगा, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या कोई भी पर्सन जो उनके अंदर एक्ट कर रहा है। 101 में हमने अपील के बारे में बोला, अपील बोला कि अगर कोई भी ऑर्डर है, कोई भी ऑर्डर है तो फर्स्ट अपील कहाँ होगी, चिल्ड्रंस कोर्ट में होगी, और सेकंड अपील कहाँ होगी, हाई कोर्ट में होगी। कोई भी ऑर्डर जो कि आफ्टर प्रिलिमिनरी असेसमेंट पारित किया गया है सेक्शन नंबर 15 के तहत, तो फर्स्ट अपील कहाँ होगी, सेशन कोर्ट को, एंड सेकंड अपील का प्रावधान ही नहीं दे रखा है। फॉस्टर केयर स्पॉन्सरशिप कोई भी ऑर्डर है तो आप कहां जा सकते हैं स्टूडेंट्स, डीएम के पास जा सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। 102 में रिवीजन के बारे में बताया, किसके द्वारा होगा, हाई कोर्ट के द्वारा ही होगा, या तो वो सेल्फ कर सकते हैं या कोई एप्लीकेशन दे दे पार्टीज वगैरह को। 103 में बोला है कि इंक्वायरी अपील रिवीजन के मामले में सीआरपीसी की प्रोसीजर्स अप्लाई हो जाएगी। 104 सेज कि जेजेबी एंड सीडब्ल्यूसी अपने खुद के ऑर्डर्स को अमेंड कर सकते हैं अगर उन्हें उचित लगे तो। 105 सेज कि जुवेनाइल जस्टिस फंड होने वाले हैं जो क्रिएट किए जाएंगे, एडमिनिस्टर किए जाएंगे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, एंड जो किसके लिए जाएंगे बेटा, डोनेशन, कंट्रीब्यूशन टू एनी पर्सन और इंस्टीट्यूशन के लिए। ये फंड्स किसके लिए जाएंगे, बच्चों के भले के लिए हो जाने वाले हैं। स्टेट और डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसाइटी यूनिट क्या करेंगे, इस एक्ट की इंप्लीमेंटेशन का ध्यान रखेंगे, जैसे पॉक्सो में पढ़ते हैं ना, इंप्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट, मॉनिटरिंग ऑफ दिस एक्ट। 107 में चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर या स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट के बारे में बोला है कि ये कौन होंगे या कहां कहां पे होंगे, तो चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर जो कि हर पुलिस स्टेशन में होंगे, और वो ऑफिसर कौन रहेगा बेटा, अबव द असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के रहेंगे। स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट कहां कहां होगी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगी। हेड कौन होंगे इनके, डीएसपी होंगे, और इसमें कुछ स्पेशल सोशल वर्कर्स होने वाले, क्योंकि यूनिट वर्ड बोल दिया ना तो यूनिट में आपके सोशल वर्कर्स भी होने वाले हैं। पब्लिक अवेयरनेस का काम किसका है, स्पेशल जो ये काम है किसका है, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट का है। 109 में एक्ट का मॉनिटरिंग कौन करेगा या इंप्लीमेंटेशन कौन करेगा, कौन ध्यान रखेगा इसका, नेशनल चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड राइट एंड स्टेट कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड राइट करेंगे। 100 में बोला है स्पेशल पावर्स किसके पास है, रूल मेकिंग के स्टेट गवर्नमेंट के पास है। ध्यान रखना, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट,
जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में रूल मेकिंग पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास है, एंड जेजे एक्ट 2000 रिपील होता है, 111 सेक्शन कहता है, 112 कहता है, कोई भी डिफिकल्टी आई तो रिमूव कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट रिमूव करने वाले हैं। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन सॉल्विंग दी क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 बड़ा ही सरल सा, अच्छा सा, सुंदर सा क्वेश्चन दे रखा है, जो ये कहता है दैट अपर एज लिमिट up to which a child having committed an offense is considered to be a juvenile. कौन होता है बेटा, कौन सी एज तक होता है? इट इज 18 ईयर्स। चाइल्ड कौन है? 18 ईयर्स तक का जो पर्सन है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट अ टाइप ऑफ जुवेनाइल डेलिक्वेंसी? इट इज स्टेटस ऑफेंस, सिविल ऑफेंस और अ क्रिमिनल ऑफेंस। इट इज नॉट स्टेटस, इट इज अ स्टैट्यूट ऑफेंस। तो कोई भी स्टैट्यूट के तहत ऑफेंस हुआ है या कोई भी क्रिमिनल ऑफेंस हुआ है तो वो किसकी तहत में आएगा? जुवेनाइल डेलिक्वेंसी की कैटेगरी में आएगा। चलो, क्वेश्चन नंबर 3, इट सेज when a child in conflict with law is in custody while undergoing trial, okay, is declared as an adult under 18(3) of JJ Act. Upon crossing the age of 18 during the course of trial, उसे कहां भेजेंगे बेटा? Allowed to go home? No. To drop the proceeding? ये भी नहीं होगा. To direct the child to be released on probation of good conduct? नहीं. हम इसको बोल रहे हैं कि हम इसको कहां भेजेंगे बेटा? Send him to the place of safety. Clear? Guardian अंडर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2000 के तहत गार्डियन कौन है बेटा? नेचुरल गार्डियन है, एनी पर्सन हु इज इन चार्ज ऑफ द चाइल्ड। सो बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाइल असेसिंग the age of a person under JJ Act 2015, the court or board is required to consider the following documents. Following order of preference में करना है हमको। अच्छा, ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है पहले बर्थ सर्टिफिकेट, फिर स्कूल सर्टिफिकेट, फिर ऑसिफिकेशन, फिर आधार। गलत हो गया। पहले ऑसिफिकेशन गलत है, ऑसिफिकेशन लास्ट टेस्ट है। बर्थ सर्टिफिकेट पहले आएगा, इशूड बाय मेट्रिकुलेशन, ओके। द डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट इशूड बाय म्युनिसिपैलिटी, ओके। बेटा स्कूल पहले आएगी, फिर म्युनिसिपैलिटी आएगा, फिर ऑसिफिकेशन टेस्ट आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 5. Moving to question number 6, it says, in which of the following situation the general principle of presumption of innocence of a child in conflict with law shall not be applicable? कहाँ applicable नहीं होने वाला है? When the child is charged with an offense of 302, क्या यहाँ पे स्टूडेंट्स हम ये प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस लेंगे? बिल्कुल लेंगे। ये जनरल प्रिंसिपल है, तो ऐसा कोई सिचुएशन ही नहीं है जहां नहीं लिया जा सकता। When a child is charged with an offense of gang rape, when Juvenile Justice Board under section number 15 has passed an order, read with 18C of juvenile, that the child should be tried as an adult. भले एज एन एडल्ट ट्राई करने को बोला गया है, लेकिन इन्होंने क्या बोला? इन्होंने क्या बोला बेटा? The general principle of presumption of innocence of a child in conflict with law should not be applicable. ये हर सिचुएशन में आपको अप्लाई करना है, ये हर सिचुएशन में आपको अप्लाई करना है। So the right answer is D. Question number 7. JJ Act 2000 is based on which of the following international convention? कौन से convention पे based है? UNOC, that is United Nations Organization Convention on Rights of Child, absolutely. United Nations Organization Standard Minimum Rules for Administration of Juvenile Justice, absolutely correct. And United Nations Organization Rules for the Protection of the Juvenile Deprived of Their Liberties, 1919, absolutely correct, all of them. A children court trying a child in conflict with law of for a heinous offense is not empowered to hold a trial as a child, as an adult, बिल्कुल कर सकते हैं। जब उनको पता चल रहा है कि वो एडल्ट है तो कर सकते हैं ना एडल्ट की तरह। होल्ड इंक्वायरी ऑफ अ चाइल्ड as juvenile justice board, send a child to imprisonment for a term of 10 years, बिल्कुल नहीं। send a child to the place of safety when he attains the age of 21, तो ये ऑप्शन जो है ये नहीं हो सकता बेटा। क्वेश्चन नंबर 9, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 came into force on, कब एनफोर्समेंट में आया था स्टूडेंट्स? हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, 15 जनवरी 2016. JJ Act 2000 which does not apply to state of Jammu and Kashmir is based on the article, which article? अब स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन पुराना है तो ध्यान रखना है आपको कि वहां पे कौन से आर्टिकल्स के तहत जो है ये अप्लाई नहीं होता था। ठीक है, पुराना क्वेश्चन है, पुराने स्टेट जुडिशरीज में क्वेश्चन था। उसके बाद तो 2015 का एक्ट आ चुका है, तो आपको 2015 के तहत आंसर देना है। अब इसमें भी ध्यान रखना कि अब इट इज एप्लीकेबल ऑन JNK ऑल्सो। Under Juvenile Justice Act, which authority is empowered to establish a children's home? Children's home कौन establish कर सकता है स्टूडेंट्स? कौन children's home establish करता है? Central government, state government, juvenile board और NGOs? It is state government. Question number 12, the Juvenile Justice Board 2000, which authority is empowered to establish both children's home and shelter home? कौन करता है? ये भी state government कर सकती है। Under JJ Act 2015, inter-country adoption means क्या होता है? Adoption of a child from India by non-resident of India or by a person of Indian origin or by foreigners, absolutely correct. Adoption of a child from India by a foreigner, by NRI
और इंडियन ओरिजिन ऑफ फॉरेनर, तो तीनों को एक्यूमुलेट करके ए ऑप्शन में सबको दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. Question number 14. District Magistrate shall conduct a review of functioning the CWC under Juvenile Justice Act 2005. Yes, absolutely. DM क्या करते हैं बेटा? CWC का निरीक्षण करते हैं. और स्टेट गवर्नमेंट किसका किसका इवैल्यूएशन करती है बेटा? JJB का एंड CWC का इवैल्यूएशन कर सकती है. तो ये जो डीएम क्वार्टरली कर रिव्यू कर रहे हैं, कैसे करते हैं? क्वार्टरली, ईयरली, हाफली और बाई मंथली? इट इज क्वार्टरली. क्वेश्चन नंबर 15. स्पेशल होम्स कौन स्टैब्लिश करता है स्टूडेंट्स अंडर जेजे एक्ट 2000 या 2015 भी अगर हम बात करें? इट इज ऑलवेज स्टेट गवर्नमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16. चाइल्ड का मीनिंग क्या होता है? ऑफ अ पर्सन हु हैज नॉट कंप्लीटेड द एज ऑफ एज पर सेक्शन 212. कौन होता है बेटा? इट इज अ चाइल्ड हु हैज नॉट कंप्लीटेड द एज ऑफ 18 ईयर्स. नेक्स्ट क्या बोल रखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट्स? सेपरेट वेटिंग रूम फॉर द चिल्ड्रन, बिल्कुल होता है. जज एंड पुलिस ऑफिसर्स नॉट टू बी इनटू देयर यूनिफॉर्म्स, ये भी सही है बेटा. वीडियो कैमरा ट्रायल होना चाहिए, यस दैट इज कैमरा ट्रायल होना चाहिए. डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन चाइल्ड एंड अक्यूज इन फ्यू केसेस ओनली, नहीं, किसी भी सिचुएशन में नहीं होता है. सो 1 2 3 आर करेक्ट, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 17. एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे इज दैट where after inquiry under section 15 of JJ Act, the JJB is satisfied that the child above 16 years has committed an heinous offense and should be tried as an adult. तो वो क्या करेंगे स्टूडेंट्स? केस किसको भेजेंगे? कि चिल्ड्रंस कोर्ट को भेज देते हैं. Commit the case to session court, गलत. Try the child as procedure under CRPC, गलत. Return the charge sheet to the IO for presentation to the court concerned, no. Transfer the case to the children court for the trial as an child as an adult. So that is the correct option. क्लियर है? तो ये सब कुछ चीजें थी स्टूडेंट्स जो कि हमने आज जेजे एक्ट में डील किया है. जेजे एक्ट थोड़ा बड़ा एक्ट जरूर लगता है, लेकिन इंटरेस्टिंग एक्ट है, ये ध्यान रखना बेटा. इसको प्रोसीजर वाइज पढ़ना है, इसको तोड़ तोड़ के पढ़ना है, जहां पे आप पहले बेसिक प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे, डेफिनेशंस पढ़ेंगे, उसके बाद जेजेबी को अलग से पढ़ो, सीडब्ल्यूसी को अलग से पढ़ो, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स को अलग से पढ़ना है, साथ ही साथ ऑफेंसेस अगेंस्ट चाइल्ड को अलग से पढ़ना है, एंड स्पेशल अडॉप्शन एजेंसी या अडॉप्शन प्रोसीजर को अलग से पढ़ना है. तो इस पूरे एक्ट को अगर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में तोड़ के पढ़ोगे तो समझ आएगा, वरना एक ही जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 112 सेक्शंस काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है. लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट इज सिंपल, इजी. ऐसे चार्ट्स मेथड से पढ़ते हुए जाओगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा. सो यस, that was all from my side in today's session. I hope you all have enjoyed this session. We will meet in another new session. Till then, thank you so much.